हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। रीबर्थ गेम अ लवर गर्ल पार्ट 23 चैप्टर 231 रुद्राक्ष का रुद्राक्षी के लिए नूडल्स बनता। क्या तुम्हें भूख लग रही है? रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी से पूछा। रुद्राक्ष की बात सुनकर रुद्राक्षी ने अपनी आंखें बंद किए हुए ही कहा, बिल्कुल नहीं, आज मैंने पेट भर के खाया ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। ये कहकर रुद्राक्षी ने दूसरी तरफ करवट ले ली। एक बार फिर रुद्राक्षी के पेट से आवाज आने लगी। इस बार रुद्राक्ष अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने जाकर रुद्राक्षी को अपने कंधे पर उठा लिया। यह क्या कर रही हैं आप? रुद्राक्ष की पीठ पर रुद्राक्षी ने मारते हुए कहा। रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी की बात नहीं सुनी और उसे धमकी देते हुए कहा, अगर अब तुम एक बार और हिल तो मैं यहाँ से तुम्हें नीचे पटक दूंगा। रुद्राक्ष की धमकी सुनकर रुद्राक्षी भी चुप हो गई। रुद्राक्ष रुद्राक्षी को लेकर नीचे आया। रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी को जाकर किचन शेल्फ पर बैठा दिया और खुद किचन से बाहर आ गया। किचन से बाहर आते ही रुद्राक्ष को बटलर मिल गया। बटलर की तरफ देखते हुए रुद्राक्ष ने कहा, शेफ कहाँ पर है? सर, सारे शेफ तो इस वक्त सोने के लिए चले गए हैं। क्या आपको कुछ खाना था? आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको बनाकर दे दूंगा, बटलर ने रुद्राक्ष से कहा। बटलर की बात सुनकर मानिक ने अपनी गर्दन ना में हिलाई। रुद्राक्ष वहां से जाता है इससे पहले ही बटलर ने रुद्राक्ष को रोकते हुए कहा, सर वह मुझे शेफ ने बताया। रुद्राक्षी मैम और युवान सर ने छोलों में बहुत सारा विनेगर डाल दिया था, इसलिए हो सकता है उनके पेट और गले में बहुत ज्यादा जलन हो रही हो, ऐसे उनकी तबीयत भी खराब हो सकती है। फ्रिज में आइसक्रीम रखी है, उन्हें वह खानी चाहिए ताकि उन्हें ज्यादा तकलीफ ना हो। बटलर की बात सुनकर रुद्राक्ष हैरान था, ये लड़की सच में पागल थी। रुद्राक्ष फिर तुरंत किचन में गया और देखा रुद्राक्षी अभी भी अपनी पेट को पकड़कर बैठी थी। शायद रुद्राक्षी के पेट में दर्द हो रहा था। रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी को घूर कर देखा, फिर फ्रिज में से आइसक्रीम का एक डब्बा निकला और रुद्राक्षी के पास गया जो वही शेल्फ पर बैठी थी। इतनी रात को आपको आइसक्रीम खानी है? रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए कहा। रुद्राक्षी उस आइसक्रीम को अपनी ललचाई नजरों से देख रही थी। रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी की बात का जवाब नहीं दिया और एक चम्मच निकाली। रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी के पास जाकर चम्मच भर आइसक्रीम उसके मुंह के सामने करते हुए कहा, मुंह खोलो। पर रुद्राक्षी ने ये कहने के लिए जैसे ही मुंह खोल, रुद्राक्ष ने तुरंत को आइसक्रीम रुद्राक्षी के मुंह में डाल दी। रुद्राक्षी हैरान थी, पर आइसक्रीम की उस एक बाइट से भी रुद्राक्षी के पेट में राहत मिल रही थी। वह आइसक्रीम बहुत ठंडी थी। चुपचाप इसे पूरा खत्म करो, रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी को घूरते हुए कहा। रुद्राक्षी को आइसक्रीम खानी थी, पर वह इतनी आसानी से रुद्राक्ष की बात कैसे मान लेती? उसने रुद्राक्ष को घूरते हुए कहा, आपको लगता है मैं आपके ऑर्डर फॉलो करूंगी? तुम श्योर हो तुम मेरी बात नहीं मानोगी? रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी की तरफ देखकर कहा। रुद्राक्षी ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। ये देखकर रुद्राक्ष ने आइसक्रीम का एक स्पून अपने मुंह में डाला, फिर रुद्राक्षी को कमर से पकड़ एक झटके से रुद्राक्षी को अपने करीब कर लिया, फिर अपने होठों को रुद्राक्षी के होठों पर रख दिया। रुद्राक्षी हैरानी से रुद्राक्ष को देख रही थी। रुद्राक्ष ऐसा कुछ करेगा रुद्राक्षी ने सपने में भी नहीं सोचा था। वही रुद्राक्ष उस किस के जरिए रुद्राक्षी के मुंह में आइसक्रीम डाल रहा था। रुद्राक्षी ने वह आइसक्रीम तो खा ली, पर रुद्राक्ष ने अभी भी रुद्राक्षी को नहीं छोड़ा था। वह अभी भी रुद्राक्षी को किस किया जा रहा था। रुद्राक्षी को किस करते हुए जैसे रुद्राक्ष को सुकून सा मिल रहा हो। उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो गई। रुद्राक्षी जहां हैरान थी, वही रुद्राक्ष उस पल को एंजॉय कर रहा था। रुद्राक्ष का किस से आगे बढ़ने का मन होने लगा, इसलिए रुद्राक्ष ने खुद को कंट्रोल करते हुए रुद्राक्षी को किस करना बंद किया। अब तुम खा रही हो या मैं सारी आइसक्रीम तुम्हें ऐसे ही खिलाऊं? रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी की तरफ देखते हुए रुद्राक्ष ने कहा। रुद्राक्षी ने तुरंत आइसक्रीम का डब्बा करने के हाथ से लिया, उसे खाने लगी। एक तो पहले ही उसके पेट में जलन हो रही थी, ऊपर से रुद्राक्ष की किस करने से उसके सांसें भी फूलने लगी थी। रुद्राक्ष रुद्राक्षी की तरफ ही देख रहा था। रुद्राक्षी की तरफ देखते हुए रुद्राक्ष ने कहा, बेवकूफ, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ बोलने की? रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष को घूरते हुए कहा। रुद्राक्षी की बात सुनकर रुद्राक्ष ने मुस्कुराकर कहा, जो काम तुमने आज किया है ना, उसे बेवकूफी नहीं पागलपन कहते हैं। तुमने सही कहा, मुझे तुम्हें बेवकूफ नहीं पागल कहना चाहिए। रुद्राक्ष की बात सुनकर रुद्राक्षी गुस्से में रुद्राक्ष को घूरने लगा और उस आइसक्रीम को चबाते हुए रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए कहा, खड़ूस। रुद्राक्ष ने अपनी गर्दन ना में हिला दी। क्या अभी भी जलन हो रही है? रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी से पूछा। रुद्राक्ष की बात सुनकर रुद्राक्षी ने अपनी नजरें ऊपर कर रुद्राक्ष की तरफ देखा। क्या रुद्राक्ष को मेरी फिक्र हो रही है? रुद्राक्षी ने अपने मन में कहा।
उन दोनों की ही आंखें एक दूसरे से मिली। रुद्राक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, पतिदेव जलन तो नहीं हो रही, पर आपने मेरे लिए भी आइसक्रीम का ये पैक फ्रिज से निकालने की मेहनत की, तो क्या मुझे कुछ अच्छा सा बना कर खिला भी देंगे प्लीज। ये कहते हुए रुद्राक्षी किसी पप्पी की तरह अपनी पलकों को बार बार झपकाने लगी। रुद्राक्षी की बात सुनकर रुद्राक्ष अपनी आंखें छोटी कर रुद्राक्षी को घूरने लगा। रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी से कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है रुद्राक्ष वंसल कॉरपोरेशन का सीईओ है, वह तुम्हारे लिए इतनी रात को कुक करेगा? क्यों वंसल कॉरपोरेशन का सीईओ इतनी रात को कुक नहीं कर सकता क्या? रुद्राक्षी में रुद्राक्ष से कहा। रुद्राक्षी की बात सुनकर रुद्राक्ष ने कुछ देर तक तो उसे घूरा, उसके बाद पेन को गैस पर रख दिया। ये देखकर रुद्राक्षी ने एक्साइटमेंट में कहा, क्या आप मेरे लिए छोले भटूरे बना देंगे? मुझे बहुत दिनों से वह खाना था। रुद्राक्षी की बात सुनकर रुद्राक्ष ने उसे घूरते हुए कहा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बनाने वाला, प्लीज बना दीजिए ना पतिदेव, अपनी प्यारी सी पत्नी के लिए आप इतना नहीं कर सकते? रुद्राक्षी ने मासूमियत से कहा। पर रुद्राक्षी की मासूमियत का जादू भी रुद्राक्ष के ऊपर नहीं चला। रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी को पूरी तरह से इग्नोर किया और नूडल्स को बनाने लगा। ये देखकर रुद्राक्षी का मुंह बन गया। रुद्राक्ष ने नूडल्स बनाते हुए रुद्राक्षी की तरफ देखा और फिर अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए अपने मन में कहा, इतनी रात को इतना हैवी खाना खाना है इसे? रुद्राक्षी बहुत ध्यान से रुद्राक्ष की तरफ देख रही थी। कुक करते हुए रुद्राक्ष और भी ज्यादा हैंडसम दिखाई दे रहा था। रुद्राक्षी ने अपने गालों पर हाथ रखकर कहा, भगवान ने कितनी फुर्सत से बनाया है ना, आपको अच्छा हुआ जो मैंने आपको पहले ही अपने लिए बुक कर लिया, वरना इतने अच्छे आइटम को मैं मिस कैसे कर देती। रुद्राक्षी की बात सुनकर रुद्राक्ष ने उससे का जाने वाली नजरों से देखते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए एक आइटम हूं, नहीं एक हैंडसम आइटम। रुद्राक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा। रुद्राक्षी की बात सुनकर रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी से कहा, फिर ठीक है, तुम अपने लिए नूडल्स खुद ही बना लो, ये सिर्फ मैं खाऊंगा। ये कहते हुए रुद्राक्ष ने नूडल्स का बाउल लिया और सीधे डाइनिंग एरिया की तरफ चला गया। रुद्राक्षी जल्दी से सेल्फ से नीचे उतरी और रुद्राक्ष के पीछे भागते हुए गई। उसे वैसे भी बहुत भूख लग रही थी और वह उन नूडल्स को इतनी आसानी से खुद से दूर जाते हुए भी नहीं देख सकती थी। डाइनिंग एरिया में आने के बाद रुद्राक्षी ने देखा, रुद्राक्ष चेयर पर बैठ गया और उसके सामने पूरा को नूडल्स का भरा हुआ बाउल पड़ा था। ये देखकर रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष के पास जाकर प्यार से कहा, हब्बी क्या आप अपनी पत्नी को भूखा मारने वाले हैं? क्या आप ऐसा करेंगे मेरे साथ? रुद्राक्षी के मुंह से हब्बी सुनकर रुद्राक्ष कुछ देर तक तो उनके चेहरे की तरफ ही देखने लगा। पता नहीं क्यों पर उसके मन में बहुत सारी तितलियां उड़ने लगी। वह बहुत ज्यादा खुश था। रुद्राक्ष ने फिर खुद को संभाल कर रुद्राक्षी के सर पर मारकर कहा, चुपचाप खाना, आवाज मत करना, आप सबसे बेस्ट तो पतिदेव। रुद्राक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा और एक चेयर को ठीक रुद्राक्ष की चेयर के पास में ही रखकर उस पर बैठ गई। नूडल्स में से भाप निकल रही थी, वह बहुत गर्म थे, पर रुद्राक्षी को इतनी भूख लगी थी उससे इन सब से कुछ भी मतलब नहीं था। रुद्राक्षी ने स्पून से जल्दी से नूडल्स को लिया और अपने मुंह में डाल दिया, जिससे रुद्राक्षी का मुंह जल गया। रुद्राक्षी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। रुद्राक्षी की हालत देखकर रुद्राक्ष ने थोड़े गुस्से में कहा, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है नूडल्स गर्म है? रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी को पानी दिया। रुद्राक्षी ध्यान से पानी पिया। उसके बाद रुद्राक्ष चॉपस्टिक में नूडल्स लेकर उन्हें फूंक मारकर ठंडा करने लगा और फिर उन्हें रुद्राक्षी की तरफ नूडल्स बढ़ा दिया। रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष की तरफ देखा और फिर वह नूडल्स खा लिए। रुद्राक्षी को वह नूडल्स सच में बहुत टेस्टी लगे। रुद्राक्षी ने अपनी आंखों में चमक लिए रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा, ये तो कितने औसम है, आपको इतनी अच्छी बुकिंग आती है। रुद्राक्षी की बात सुनकर रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी की तरफ देखकर कहा, मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूं जो मुझे कुछ ना आता हो। ये कहते हुए रुद्राक्ष ने एक और नूडल्स की बाइट रुद्राक्षी के मुंह की तरफ बढ़ा दी। रुद्राक्षी ने वह नूडल्स खाते हुए रुद्राक्ष से मुंह बनाकर कहा, आपको ऐसा क्यों लगता है मेरे पास दिमाग नहीं है? आपको पता है कितनी बड़ी लॉयर हूं मैं, मेरे पास बहुत दिमाग है। हाँ मुझे अच्छे से पता है तुम इतनी बड़ी लॉयर हो, इसीलिए जो हमेशा खुद ही मुसीबत में फंसती रहती हो। रुद्राक्ष की बात सुनकर रुद्राक्षी ने उसे घूरते हुए कहा, आप सदा हो रहा है, थोड़ी तो इज्जत कर लीजिए, क्या तुमने ऐसा कुछ काम किया है? रुद्राक्ष ने कहा। रुद्राक्षी की बात सुनकर बबुनी के पास ही कुछ खाने के लिए नहीं था। रुद्राक्षी को नूडल्स खिलाई जा रहा था। नूडल्स खाते हुए रुद्राक्षी रुद्राक्ष के चेहरे की तरफ देख रही थी। उसने अचानक से रुद्राक्ष से सवाल किया,
आज सुबह से क्या आज जिज्ञासा के साथ थे? रुद्राक्षी का सवाल सुनकर रुद्राक्ष ने नूडल्स की लास्ट बाइट रुद्राक्षी के मुंह की तरफ बढ़ाते हुए कहा, और अगर मैं कहूँ हाँ तो? रुद्राक्ष की बात सुनकर रुद्राक्षी ने कुछ देर तक तो रुद्राक्ष की आंखों में देखा, फिर वह नूडल्स की बाइट खाए और बाउल में पड़े हुए सूप को पीने लगी। नूडल्स को पूरा खत्म करने के बाद रुद्राक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू, मेरे लिए नूडल्स बनाने के लिए यह बहुत ज्यादा अच्छे थे। ये कहते हुए रुद्राक्षी जगह से खड़ी हुई वहां से जाने लगी। तुमने बताया नहीं, अगर मैं हाँ कहूँ तो? रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी का हाथ पकड़ कहा। रुद्राक्षी ने मुस्कुराते हुए रुद्राक्ष की तरफ देखा और फिर कहा, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? एक साथ तो हम किसी इंसान को किसी से दूर नहीं कर सकती। ये कहकर रुद्राक्षी वहां से चली गई। वही रुद्राक्ष जाती हुई रुद्राक्षी को देखने लगा। रुद्राक्षी जो रुद्राक्ष की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी, अब उसके चेहरे से मुस्कुराहट हो तो दूर थी। रूम में आने के बाद रुद्राक्षी ने गहरी सांस लेकर खुद से ही कहा, रुद्राक्षी तुम भूलो मत, तुमने यह शादी दादी जी के कहने पर की है। एक बार में जिज्ञासा को रुद्राक्ष की लाइफ से निकाल दो, उसके बाद मैं रुद्राक्ष से बहुत दूर चली जाऊंगी। ये कहते हुए रुद्राक्षी बेड पर लेट गई और सो गई। वैसे भी रुद्राक्षी को बहुत नींद आ रही थी और इतना अच्छा डिनर करने के बाद रुद्राक्षी 2 पल में सो गई। रुद्राक्ष भी वापस रूम में आया। रुद्राक्षी के चेहरे की तरफ देखते हुए रुद्राक्ष ने अपने मन में कहा, कौन हो तुम और क्यों आए हो मेरी जिंदगी में? क्या तुम कोई धोखा हो या सच में तुम्हें मुझसे प्यार है? ये कहते हुए रुद्राक्ष रुद्राक्षी के चेहरे की तरफ ही देख रहा था, जो सोते हुए काफी मासूम और खूबसूरत दिखाई दे रहा था। रुद्राक्ष ने आगे बढ़कर धीरे धीरे अपने होठों को रुद्राक्षी के होठों से मिलाया और फिर जल्दी ही दूर हो गया। रुद्राक्ष के होठों पर मुस्कान थी, पर उसे खुद भी नहीं पता था उसने ऐसा क्यों किया। रुद्राक्ष भी फिर अवनी के पास जाकर लेट गया। रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी को अपनी तरफ किया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। अगली सुबह हमेशा की तरह रुद्राक्ष रुद्राक्षी से पहले ही उठ चुका था। रुद्राक्षी भी उठ चुकी थी। उसने अंगड़ाई ली और फिर तैयार होकर अपने रूम से बाहर आई। उसे आज सुबह सुबह ही बहुत तेज भूख लग रही थी, क्योंकि रात में उसने सिर्फ नूडल्स खाए थे, जिससे उसका पेट ज्यादा देर तक भरा नहीं रह पाया। रुद्राक्षी के नीचे हॉल की तरफ जा रही थी कि उस रास्ते में ही युवान दिखाई दिया। युवान को देखते ही रुद्राक्षी की आंखें छोटी हो गई। रुद्राक्षी युवान के पीछे उसे मारने के लिए भागने लगी। ये देख युवान फुल स्पीड में वहां से भाग गया। उसने रुद्राक्षी की आंखों में पहले ही उसके इरादे साफ देख लिए थे। चैप्टर 232 आयशा की फाइटिंग स्किल्स। व्योम का इम्प्रेस होना। भाभी प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैंने वह गलती से किया, पर आपको तो पता था ना कि छोले भटूरे कैसे बनते हैं। गलती आपकी भी तो थी, युवान ने भागते हुए कहा। युवान के पीछे भागते हुए रुद्राक्षी ने तेज आवाज में कहा, तुम्हें पता भी है कल रात में तुम्हारी वजह से कितना परेशान हुई। रुद्राक्षी की भागने की स्पीड युवान से ज्यादा थी। उसने तुरंत युवान का कॉलर पकड़ उसे रोक लिया। आई एम सॉरी भाभी, आज के बाद मैं कभी कुकिंग नहीं करूंगा। रियली सॉरी, बस इस बार माफ कर दो अपने इस प्यारी से देवर को। युवान ने मासूमियत से रुद्राक्षी की तरफ देखकर कहा। रुद्राक्षी ने अपनी आंखों से युवान को घूरा और फिर कहा, तुमने तो जरूर कुछ खा लिया होगा रात में और तुम्हें मेरा ख्याल तक नहीं आया। आई एम सॉरी भाभी, युवान ने अपनी गर्दन नीचे कर कहा। उसे सच में गिल्टी फील हो रहा था। उसे अभी भी यही लग रहा था रुद्राक्षी रात भर भूखी सोई थी। ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? रुद्राक्ष ने वहां आते हुए कहा। रुद्राक्ष की बात सुनकर रुद्राक्षी ने युवान की तरह इशारा कर कहा, कुछ नहीं, ये तो हम दोनों का प्यार है ना युवान? ये कहते हुए रुद्राक्षी ने मुस्कुराते हुए युवान की तरफ देखा। युवान ने भी अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। वह दोनों चाहे आपस में कितनी ही लड़ाई क्यों ना करे, पर रुद्राक्ष के सामने ये कभी नहीं आने दे सकते थे। रुद्राक्ष ने अपनी आंखें छोटी कर उन दोनों को घूरा। उसे यह बात तो अच्छे से समझ में आ रही थी कि वह दोनों एक दूसरे से इज्जत से बात तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। मैं तैयार होने के लिए जाता हूं, मुझे आज कॉलेज जाना है। ठीक है भाभी, युवान ने रुद्राक्षी से कहा। उसके बाद वहां से चला गया। रुद्राक्षी और रुद्राक्ष इस वक्त सीढ़ियों के पास ऊपर खड़े थे। तभी रुद्राक्षी की नजर दरवाजे पर गई, जहां से जिज्ञासा अंदर आ रही थी। जिज्ञासा को देखते ही रुद्राक्षी की आंखें छोटी हो गई। उसका मन तो कर रहा था कि आज वह इस जिज्ञासा को अच्छे से सबक सिखाएं, और शायद रुद्राक्षी आज ऐसा करनी भी वाली थी। दूसरी तरफ
शिवांगी ने जब सुबह उठकर अपना फोन चेक किया, उसकी नज़र कियान के मैसेज पर गई। कियान ने उसे एक वीडियो सेंड की थी। शिवांगी ने जैसे ही वह वीडियो देखा, उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसके हाथ से उसका फोन भी छूट चुका था। वीडियो अभी भी चालू थी और कियान की बातें अभी शिवांगी के कानों में जा रही थी। शिवांगी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर कियान चाहता क्या है। उस वीडियो में कियान अपने आप को तकलीफ दे रहा था। क्या तुम ये सब बंद करोगे अब? शिवांगी ने अपना फोन उठाया और कियान को मैसेज किया। शिवांगी चाहे कियान के साथ वापस नहीं जाना चाहती हो, कियान की यह सब हरकतें देखकर शिवांगी को बुरा लग रहा था, कहीं कियान कुछ गलत कदम ना उठा ले। दूसरी तरफ रंधावा मिशन में आयशा को अपने विला से कुछ सामान चाहिए था, इसीलिए मेहर जी ने व्योम को आयशा के साथ जाने के लिए कहा। व्योम आयशा के साथ जाना तो नहीं चाहता था, पर वह मेहर जी को मना भी नहीं कर सकता था, इसलिए व्योम आयशा के साथ जाने के लिए मान गया। व्योम और आयशा से दोनों ही कार से वंसल मैंशन से निकल गए। रास्ते में ही आयशा ने व्योम से कहा कर रुके जाओ। व्योम ने कंफ्यूजन में आयशा की तरफ देखा और कार रोक दी। वहां आसपास बहुत ही बिजी एरिया था। व्योम ने आयशा से कहा हम यहाँ क्यों रुके हैं, मैं सिर्फ 10 मिनट में आती हूँ। आयशा ने खुशी से व्योम से कहा। आयशा की बात सुनकर भी व्योम ने कंफ्यूजन में कहा क्यों, तुम कहाँ जा रही हो? व्योम की बात सुनकर आयशा ने कुछ सोचा और फिर कहा क्या आप भी मेरे साथ चलेंगे? पर कहाँ? व्योम ने एक बार फिर कहा। आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा आप पहले बाहर आए। ये कहते हुए आयशा कार से बाहर आ गई। व्योम पूरी तरह कंफ्यूज था, वह भी फिर कार से बाहर आ गया। आयशा व्योम को लेकर थोड़ी दूरी पर गई जहां पर एक स्टोर लगा हुआ था। उसे स्टोर पर बहुत ही बड़े अक्षरों में रबड़ी कुल्फी लिखा हुआ था, जिसे देखकर आयशा ने एक्साइटमेंट में कहा आपको पता है यहाँ मुंबई की बेस्ट कुल्फी मिलती है, वह भी हर एक फ्लेवर में। गुलाब फ्लेवर, पिस्ता फ्लावर और केसर फ्लेवर, सभी फ्लावर्स मिलते हैं। वही व्योम उसे स्टॉल को ही देख रहा था और फिर आयशा के चेहरे को, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वह कितनी एक्साइटेड है। आयशा में मुस्कुराते हुए व्योम की तरफ देखकर कहा आप कौन सा फ्लेवर खाएंगे, रोज, पिस्ता, केसर या रबड़ी? आयशा के मुंह से इतने सारे फ्लावर्स के नाम सुनकर व्योम ने में हंसते हुए कहा क्या तुम हमेशा ही यहाँ पर कुल्फी खाने आती हो? आयशा ने खुशी से अपनी गर्दन हाँ में दिला दी। वह बिल्कुल किसी छोटी बच्ची की तरह लग रही थी। जो तुम्हें अच्छी लगे वह लेकर मैं कल लूंगा, व्योम ने कहा। व्योम की बात सुनकर आयशा ने व्योम से कहा आप वहां बैठिए, मैं अभी लेकर आती हूं। ये कहकर आयशा वहां से चली गई। व्योम भी जाकर वही एक टेबल पर बैठ गया। वहां बहुत से लोग मौजूद थे। यह शायद बहुत फेमस कुल्फी वाला था, इसीलिए यहाँ पर इतनी भीड़ लगी हुई थी। तभी व्योम की नज़र कुछ दूरी पर ही मौजूद एक कपल पर गई। वह लड़का उसे लड़की के बालों को कान के पीछे कर रहा था। उन्हें देखते हुए व्योम अपनी यादों में खो गया, जहां वह आराध्या के साथ ऐसे ही वक्त बिताया करता था। वह दोनों हमेशा ही ज्यादातर वक्त साथ ही रहा करते थे। व्योम अपनी यादों में ही खोया हुआ था कि तभी उसके सामने वाली चेयर पर एक लड़का आकर गिरा, जिससे वह चेयर टूट गई। व्योम ने ये देखकर तुरंत अपने साइड में देखा, जहां पर आयशा के आसपास कुछ लड़के खड़ी थे और ऐसा काफी गुस्से में नजर आ रही थी। वह लड़का जो आसमान से टपक कर गिरा था, उससे भी आयशा ने ही फेंका था। आयशा ने अपनी गर्दन को इधर उधर कर एक एक जोरदार किक अपने सामने खड़े लड़के के प्राइवेट पार्ट पर मारी। अब क्या तुम किसी को अच्छी सी कुल्फी भी नहीं खाने दोगे? क्या तुम्हारे बाप का अड्डा है? आयशा ने गुस्से में कहा। आयशा को देखकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया, कैसे आयशा उन लड़कों की पिटाई कर रही थी। वह 4 लड़के थे। आयशा जब आइसक्रीम लेने के लिए जा रही थी, तभी वह लड़की आयशा के ऊपर कमेंट करने लगे, जिससे आयशा को बहुत गुस्सा आया। आयशा का मूड कितना अच्छा था कि वह कुल्फी खाएगी और उन लड़कों की वजह से उसका सारा मूड खराब हो गया था। वहां का माहौल अब काफी अजीब हो गया, हर कोई आयशा को ही देखे जा रहा था। व्योम अब आयशा को ही देखे जा रहा था, उसे आयशा अच्छी लगने लगी थी। तुम जैसे लोगों को कितना ही क्यों न समझा दो, फिर भी सर पर चढ़ने को तैयार रहते हो। आयशा ने टूटी हुई टेबल का एक पहिया उठाकर एक लड़के की पीठ पर उस बार बार मारते हुए कहा। आयशा का ऐसा रूप देखकर उनमें से एक लड़का जैसे ही वहां से भागने वाला था, आयशा ने उसके पैरों के सामने अपना एक पर लगा दिया, जिससे वह लड़का जमीन पर गिर गया। आयशा ने उस लकड़ी के टुकड़े को उस आदमी के ऊपर फेंकते हुए कहा, जब मैं बात करती हूँ तो यहाँ से जाने के बारे में सोचना भी मत। आई एम सॉरी मैम, वी आर सॉरी, हमसे गलती हो गई, हम फिर कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे, उन लड़कों ने आयशा की तरफ देखकर कहा।
आयशा ने कहा तुम लोगों का भी कुछ नहीं हो सकता, पहले लड़की को परेशान करो और फिर यह सॉरी सॉरी का जाप रटो, एक कम करो, तुम चारों यहाँ जमीन पर बैठ जाओ। ये कहकर आयशा वही एक टेबल पर जाकर बैठ गई। वह चारों लड़के भी आयशा के सामने जाकर अपने कानों को पकड़कर बैठ गए। उन्हें आयशा से बहुत डर लग रहा था, आखिर आयशा ने उनकी इतनी अच्छी तरह से धुलाई जो की थी। वहीं पास में एक बच्चा जो चिप्स खा रहा था, उसने अपनी चिप्स आयशा को देते हुए कहा दीदी आप भी खाए ना। वह बच्चा आयशा की फाइटिंग स्किल से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया था, इसलिए वह अपनी चिप्स तक आयशा से शेयर करने को तैयार हो गया। आयशा ने उस बच्चों के हाथ से चिप्स ली और मुस्कुराते हुए उससे खाने लगे। तुम लोग और कितना गिरोगे, मतलब एक प्यारी सी मासूम सी लड़की अपनी मनपसंद कुल्फी खाने के लिए यहाँ आई है तो तुम लोगों को चैन नहीं है, तुम्हें उससे परेशान करना ही है ना। आयशा ने गुस्से में उन चारों लड़कों की तरफ देखकर कहा। वह चारों लड़के यही सोच रहे थे कि आयशा कहाँ से मासूम नजर आ रही है। आयशा के सामने मासूम तो वह सब लोग थे। अगर उन लोगों को पहले पता होता कि आयशा इस तरह की लड़की है तो वह कभी आयशा से पंगा लेने के बारे में सोचते ही नहीं। वही व्योम खड़ा मुस्कुराते हुए ये सब देख रहा था। आयशा किसी टीचर की तरह उन सभी की क्लास दे रही थी। आयशा ने चिप्स के पैकेट को वहां साइड में रख उस बच्चे से कहा तुमने देखा ना मैंने सबकी कैसे पिटाई की। उस बच्चों ने अपनी गर्दन मुस्कुराते हुए हम दिला दी। ये देखकर आयशा ने उसके गालों को खींचते हुए कहा तो तुम भी कभी लड़कियों को परेशान मत करना वरना तुम्हारी भी मैं ऐसे ही पिटाई करूंगी। ठीक है दीदी, आयशा की बात सुनकर उस प्यारे से बच्चे ने मुस्कुराते हुए कहा दीदी प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं करेंगे सच्ची। उन सभी लड़कों ने अपने गले पर हाथ रखकर आयशा की तरफ देखकर कहा। आयशा ने उन चारों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा क्या मैं तुम लोगों को बच्ची नजर आता हूं जिसके सामने तुम कसम लोगे और मैं मान जाऊंगी। दीदी हम सच कह रहे हैं, हम आगे से कभी कुछ ऐसा नहीं करेंगे, इस बार प्लीज हमें माफ कर दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। वह सभी लड़के अपने कानों को पकड़कर अपने आप ही आयशा के सामने उठक बैठक लगाने लगे थे। वहां आसपास मौजूद लोग सब आयशा और उन लड़कों की तरफ ही देख रहे थे। आयशा टेबल पर किसी शेरनी की तरह बैठी थी जिसके चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखकर ही पता चल रहा था कि आयशा जितनी खूबसूरत है उतनी ही ज्यादा खतरनाक भी। ठीक है, तुम लोगों की वजह से मेरा मन पहले ही खराब हो चुका है, अब अगली 2 सेकंड में तुम मेरी आंखों के सामने से दफा हो जाओ, आयशा ने कहा। आयशा की बात सुनते ही वह लड़के वहां से ऐसे गायब हुए जैसे कभी वहां पर थे ही नहीं। पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, आयशा ने अपने हाथों को झड़कते हुए कहा और फिर टेबल से खड़ी हो गई। तभी आयशा ने अपनी साइड में देखा जहां व्योम खड़ा ये सब देख रहा था। व्योम को देखते ही आयशा की आंखें बड़ी हो गई। इन चारों की वजह से मुझे व्योम के सामने ही इनकी पिटाई करनी पड़ी। व्योम मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, कहीं वह मुझे इस वजह से रिजेक्ट ना कर दे। उसे ऐसा तो ये तो नहीं लगेगा ना कि मैं उसकी भी पिटाई कर दूंगी। यही सब सोचते हुए आयशा खुद में ही बड़बड़े जा रही थी, वह काफी ज्यादा परेशान थी। आयशा ने अपने चेहरे पर मासूमियत वाले एक्सप्रेशन लेकर आए और फिर रूम के पास जाकर बर्थडे ही धीरे से कहा आपको पता है मेरे हाथों में चोट लग गई है। ये कहते हुए आयशा अपनी हाथों को व्यंग को दिखाने लगी पर वहां पर एक खरोच तक नहीं थी। तुम्हारी चोट मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रही, व्योम ने कहा। व्योम की बात सुनकर आयशा ने अपनी नम आंखों से व्योम की तरफ देखकर कहा आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने उन लोगों की पिटाई की है, वह तो पता नहीं कहां से मेरे अंदर अचानक से इतनी एनर्जी आ गई। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा हूं, शायद मेरे अंदर किसी की आत्मा आ गई थी। आयशा इस वक्त बिल्कुल किसी छोटे से पप्पी की तरह नजर आ रही थी जिसकी तरफ देखते हुए व्योम को हंसी आ रही थी। आसपास मौजूद लोग भी आयशा की यह हरकत देखकर हैरान थे, उन्हें समझ में नहीं आया कैसे एक शेरनी अचानक से हिरण का बच्चा बन गई। मेरे पैरों में भी दर्द होने लगा है, क्या आप मेरे लिए कुल्फी लेकर आएंगे, आयशा ने व्योम से कहा। व्योम ने अपनी गर्दन नामे हिलाई, फिर कुल्फी वाले के पास जाकर अपने और आयशा के लिए कुल्फी लेने लगा। आयशा वही टेबल पर बैठकर व्योम का इंतजार करने लगी, वह यही सोच रही थी उन लड़कों की वजह से व्योम के सामने उसका इंप्रेशन खराब ना हो गया हो। थोड़ी देर में ही व्योम उसके लिए कुल्फी लेकर आ गया। व्योम ने कुल्फी की प्लेट आयशा के सामने की। कुल्फी से देखते ही आयशा के मुंह में पानी आ गया। आयशा ने बिना और किसी का इंतजार किए सीधे उसे कुल्फी को खाना शुरू कर दिया।
उस कुल्फी को खाते हुए आयशा के चेहरे पर मौजूद खुशी को व्योम भी मुस्कुराते हुए देख रहा। आयशा ने व्योम की तरफ देखा जिसकी कुल्फी की रबड़ी बहुत पिघल चुकी थी। चैप्टर 233 बेताल लग रही हो जिज्ञासा ने बनाए रुद्राक्षी के लिए छोले भटूरे। व्योम के कंधे को हिलाते हुए कहा, आप कहाँ खो गए, इसे खाए वरना ये पूरी खराब हो जाएगी। आयशा की बात सुनकर व्योम ने भी कुल्फी खाना शुरू की। सच में वह कुछ ज्यादा ही टेस्टी थी। ये टेस्टी है ना, आयशा ने व्योम की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। व्योम ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई, तभी उसकी नजर आयशा के होठों के पास लगी रबड़ी पर गई। व्योम ने आयशा के करीब जाकर अपने हाथों से वहां लगी रबड़ी को साफ करने लगा, जिसे महसूस कर आयशा अपनी जगह पर ही जम गई। वह व्योम के चेहरे की तरफ ही देख रही थी, जो काफी सीरियस होकर उसके होठों पर लगी रबड़ी को साफ कर रहा था। व्योम के ये करने से आयशा के होठों पर भी छोटी सी मुस्कान आ गई। दूसरी तरफ रुद्राक्ष के विला में रुद्राक्षी और रुद्राक्ष एक साथ खड़े थे। तभी जिज्ञासा भी वहां पर आई। जिज्ञासा को देखते ही रुद्राक्षी के चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े खराब हो गए। उससे लगा नहीं था जिज्ञासा आज यहां पर आएगी। वही रुद्राक्ष बिना किसी एक्सप्रेशन के जिज्ञासा की तरफ देख रहा था। रुद्राक्षी और रुद्राक्ष नीचे आए। रुद्राक्षी जैसे ही जिज्ञासा को इग्नोर कर डाइनिंग एरिया की तरफ जा रही थी, जिज्ञासा ने उसे रोकते हुए कहा, रुद्राक्षी मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूं। जिज्ञासा की बात सुनकर अपनी कंफ्यूज हो गई। उसने कंफ्यूजन में जिज्ञासा की तरफ देखकर कहा, तुम मुझसे मिलने के लिए आए हो, पर क्यों? मैं तुमसे सॉरी बोलने के लिए आई थी। जो भी मैंने उस दिन किया मुझे माफ कर सकती हो, मुझे वैसा कुछ भी नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी, जिज्ञासा ने अवनी की तरफ देखकर कहा। जिज्ञासा की यह बात तो अवनी को डाइजेस्ट ही नहीं हो रही थी। वह जिज्ञासा को ऐसे देख रही थी जैसे उसने कुछ गलत खा लिया हो। रुद्राक्षी ने आगे बढ़कर जिज्ञासा के माथे को छूकर कहा, तुम्हें बुखार तो नहीं है? फिर तुम ऐसी बहकी बहकी बातें कैसे कर रही हो? कहीं तुम्हें कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई, इसलिए तुम्हें अपने कर्मों के बारे में पता चल गया और तुम अब अपने बुरे कर्म की माफी मांग रही हो सबसे? रुद्राक्षी की बात सुनकर रुद्राक्ष हैरान था। वह रुद्राक्षी को ऐसे देख रहा था जैसे रुद्राक्षी कोई पागल हो। तुमने सच में लॉ की डिग्री ली है ना? रुद्राक्ष ने धीरे से रुद्राक्षी से पूछा। रुद्राक्ष की बात सुनकर रुद्राक्षी ने उसे घूरते हुए कहा, हाँ, क्योंकि मैं इतनी अमीर नहीं थी कि जो मुझे कोई नकली डिग्री दे दे। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। उस दिन मैं जरूरत से ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया था। मैं गुस्से में थी, इसलिए मुझे समझ में ही नहीं आया मैं क्या कर रही हूँ। इसी वजह से मैं तुमसे सॉरी बोल रही हूँ, जिज्ञासा ने मुस्कुराते हुए अपनी से कहा। जिज्ञासा की बात सुनकर रुद्राक्षी ने अपनी गर्दन पर हाथ रखकर रुद्राक्ष के कान के पास जाकर धीरे से कहा, कहीं आपने ही तो इससे ये सब ड्रामा करने के लिए कहा है ना? रुद्राक्षी की बात सुनकर रुद्राक्ष ने उसकी तरफ देखा। उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि रुद्राक्षी कहना क्या चाहती है। तुम मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रही रुद्राक्षी? क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? तुम ये तो नहीं सोच रही कि मैंने तुमसे बदला लेने के लिए वह सब किया? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। अगर तुम चाहो तो मैं अगले 100 दिनों तक तुमसे सॉरी बोल सकती हूँ, जिज्ञासा ने रुद्राक्षी की तरफ देखते हुए प्यार से कहा। जिज्ञासा की यह सारी बातें सुनकर रुद्राक्षी ने जिज्ञासा को रोकते हुए कहा, अगर तुम थोड़ी देर और ऐसे ही मुझसे मीठी आवाज में बात करती रही तो मैं यही चक्कर खाकर गिर जाऊंगी। और प्लीज अपना ये सॉरी का लाभ मेरे सामने मत करो। मुझे अच्छे से पता है तुम्हें बिल्कुल भी पछतावा नहीं है जो भी तुमने किया उसका। नहीं, तुम सही कह रही हो। मैं ये सब इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि रुद्राक्ष मुझसे बात नहीं कर रहा। उसे लगता है मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, पर अब मुझे मेरी गलती का पछतावा है, जिज्ञासा ने बड़ी ही मासूमियत से कहा। जिज्ञासा की यह बात सुनकर इस बार हैरान होने की बारी रुद्राक्षी की थी। रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष की तरफ देखा, जो अब रुद्राक्षी से अपनी नजरें चुरा रहा था। रुद्राक्षी की आंखें छोटी हो गई। उसे अच्छे से याद था रुद्राक्ष कल उससे यही बोला था कि कल वह पूरे दिन जिज्ञासा के साथ था। रुद्राक्षी ने कुछ सोचा, फिर जिज्ञासा से कहा, मुझे पहले ही पता था कुछ ऐसा ही होगा। मैंने ही रुद्राक्ष को तुमसे मिलने और तुमसे बात करने से मना किया था। रुद्राक्षी की बात सुनकर जिज्ञासा ने रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा, क्या सच में रुद्राक्ष तुम इसी वजह से मुझे इग्नोर कर रहे हो? जैसे ही जिज्ञासा ने ये कहा, रुद्राक्षी के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा, प्यारे पतिदेव। पर इस बार रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी की आवाज को पूरी तरह से इग्नोर किया, जैसे उसने रुद्राक्षी की बात सुनी ही ना हो।
रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी की तरफ देखते हुए अपने मन में कहा, इस पागल लड़की का मैं क्या करूं, मन तो करता है इसे विला की टेरेस से नीचे फेंक दो। रुद्राक्षी तो रुद्राक्ष की निरादों से बेखबर मुस्कुराते हुए अपनी बत्ती सी रुद्राक्ष को दिखा रही थी, उससे बहुत खुशी हो रही थी। तभी रुद्राक्षी के दिमाग में कुछ आया, उसने जिज्ञासा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जिज्ञासा तुम्हें एक काम करो, यह माफी मांगना बंद करो, उसके बदले क्यों ना तुम मेरे लिए कुछ करो। रुद्राक्षी की बात सुनकर जिज्ञासा ने रुद्राक्षी की तरफ देखा, उसे अच्छे से पता था रुद्राक्षी इस बात का जरूर फायदा उठाएगी, पर वह रुद्राक्ष के सामने कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए जिज्ञासा ने अपनी गर्दन हाँ में दिला दी। वह रुद्राक्ष के सामने अच्छी बनना चाहती थी। तुम क्या मेरे लिए छोले भटूरे बनाओगी अपने हाथों से, तब मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, रुद्राक्षी ने जिज्ञासा से कहा। रुद्राक्षी की बात सुनकर जिज्ञासा हैरान रह गई, जिज्ञासा को तो ये छोले भटूरे बनाने भी नहीं आते थे। पर जिज्ञासा इससे आगे कुछ कहती इससे पहले रुद्राक्षी ने कहा, मुझे पता है तुम मेरे लिए यह जरूर करोगी, आखिर तुम इतनी अच्छी जो हो। रुद्राक्षी की यह बात सुनकर जिज्ञासा की कुछ नहीं कह सकती थी। रुद्राक्षी फिर जिज्ञासा को लेकर किचन के अंदर चली गई। वहीं रुद्राक्ष खड़ा ये सब देख रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था आखिर क्या रुद्राक्षी सच में से छोले भटूरे खाने के लिए ये सब कर रही है। किचन में आने के बाद एक बार फिर रुद्राक्षी ने हमेशा की तरह सारे शेफ को वहां से बाहर भेज दिया और फिर जिज्ञासा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, चलो तुम अब मेरे लिए खाना बनाना शुरू करो। जिज्ञासा रुद्राक्षी की तरफ देखकर हल्के से मुस्कुराई, फिर अब उसने वही पढ़ी एक रेसिपी बुक में छोले भटूरे की रेसिपी देखी। वह वही रेसिपी बुक थी जिसमें देखकर कल रुद्राक्षी और युवान ने छोले भटूरे बनाए थे। उस बुक को रीड करने के बाद जिज्ञासा ने रुद्राक्षी की तरफ देखकर कहा, पर मुझे पता कैसे चलेगा सामान कहाँ पर है। जिज्ञासा की बात सुनकर रुद्राक्षी मुस्कुराई, उसने फ्रिज से चॉकलेट निकाली और किचन सेल्फ पर बैठते हुए कहा, मैं हूं ना तुम्हें यहाँ सब कुछ बताने के लिए, तुम बस मुझे बताती जाओ तुम्हें क्या चाहिए। मुझे मैदा चाहिए, जिज्ञासा ने कहा। जिज्ञासा की बात सुनकर रुद्राक्षी ने ऊपर वाले शेल्फ की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहां एक डब्बे में मैदा रखा हुआ है। रुद्राक्षी का इशारा समझ जिज्ञासा वहां पर वह डिब्बा उतारने के लिए गई। जिज्ञासा जैसे ही वह डब्बा पकड़ नीचे लेकर उसे आने वाली थी, उस डिब्बे का ढक्कन खुल गया और वह सारा मैदा जिज्ञासा के ऊपर गिर गया। ये देखकर रुद्राक्षी की आंखें भी हैरानी में बड़ी हो गई, पर उसकी होठों पर मुस्कान भी थी। रुद्राक्षी जोर जोर से हंसने लगी, उसने हंसते हुए कहा, तुम तो पूरी सफेद बेताल की तरह लग रही हो जो लोगों से चिपकती रहती है। जिज्ञासा को अपनी हालत पर बहुत गुस्सा आ रहा था, उस बहुत इरिटेशन भी फील हो रही थी। वह तो अच्छा था कि उसे डब्बे में सिर्फ थोड़ा सा ही मैदा था, इसीलिए जिज्ञासा ज्यादा गंदी नहीं हुई। जिज्ञासा ने रुद्राक्षी की तरफ देखा। रुद्राक्षी ने हंसते हुए ही जिज्ञासा से कहा, वह कल युवान में ये डब्बा रखा था, शायद वह इसे अच्छे से बंद करना भूल गया। जिज्ञासा को अब युवान पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया, फिर वही रखे ये कपड़े से खुद को साफ किया। अभी भी बहुत सारा मैदा उसके बालों में मौजूद था, उसके बाल पूरे सफेद हो चुके थे, पर जिज्ञासा ने सोचा वह बाद में ये सब देखेगी, पहले वह खाना बना दे। कोई बात नहीं जिज्ञासा, किचन में ये सब होता रहता है, तुम आगे तैयारी करो, रुद्राक्षी ने कहा और अपनी चॉकलेट खाने लगी। जिज्ञासा ने गुस्से में रुद्राक्षी की तरफ घूरकर देखा, वह तो वहां बैठकर आराम से चॉकलेट खा रही थी किसी महारानी की तरह और उससे नौकरानी की तरह काम करवा रही थी। एक बार रुद्राक्ष सिर्फ मेरा हो जाए फिर तुम्हारी हालत मैंने इससे भी बुरी नहीं की ना। तो मेरा नाम जिज्ञासा भारद्वाज नहीं, जिज्ञासा ने गुस्से में रुद्राक्षी की तरफ देखते हुए अपने मन में कहा। क्या हो गया, क्या तुम मेरे लिए कुछ बनाने नहीं वाली, रुद्राक्षी ने कहा। रुद्राक्षी की बात सुनकर जिज्ञासा फिर से काम करने लगी। जिज्ञासा मैदा लगाने लगी, पर उसे वह हो ही नहीं रहा था। उसने पूरा जग भर के पानी उसे मैदे में डाल दिया था, इसलिए वह आटा नहीं एक लिक्विड सा हो गया था। जिज्ञासा ने उसकी तरफ देखकर रुद्राक्षी से कहा, इससे भटूरे कैसे बनेंगे, वह तो गोल होते हैं ना। जिज्ञासा की बात सुनकर रुद्राक्षी, जो अब तक अपनी चॉकलेट खाने में मस्त थी, उसने जिज्ञासा की तरफ देखा। उस मैदे और पानी की तरफ देखकर रुद्राक्षी ने जिज्ञासा से पूछा, ये क्या है, उबले छोले का पानी है। रुद्राक्षी की बात सुनकर जिज्ञासा ने कहा, नहीं ये तो वही आटा है जिससे भटूरे बनेंगे। जिज्ञासा की बात सुनकर रुद्राक्षी हैरान थी।
रुद्राक्षी ने जिज्ञासा की तरफ देखकर अपने मन में कहा, मुझे तो लगा था एक मैं ही हूं जिसे किचन में कुछ नहीं आता, पर ये तो मुझसे भी बड़ी गधी है। ये सोचते हुए रुद्राक्षी के होठों पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। शायद तुम्हें आंटी ने किचन का काम नहीं सिखाया, इसमें और मैदा डालो और इसे टाइट करो, रुद्राक्षी ने जिज्ञासा की तरफ देखकर कहा। जिज्ञासा फिर वापस काम में लग गई। उसने फ्राइंग पैन में तेल गर्म किया। जिज्ञासा की बहुत कोशिशें के बाद उसने एक भटूरे को बेल ही लिया। जिज्ञासा ने उसे भटूरे को उठाकर उसे फ्राइंग पैन में बहुत ऊपर से तेल में डाल दिया, जिससे फ्राइंग पैन में मौजूद तेल के कुछ छिटे उछलकर जिज्ञासा के ऊपर आ गिरे। दर्द और जलन के मारे जिज्ञासा चिल्लाने लगी। रुद्राक्षी ने जिज्ञासा की तरफ देखा और फिर अपने सर पर हाथ रखकर कहा, अरे क्या तुम्हें अब इतना भी नहीं पता कि गर्म तेल में कुछ भी ऊपर से डालेंगे तो तेल बाहर आ जाएगा। जिज्ञासा की आंखों में आंसू आ गए थे। उसे अपने हाथों पर बहुत जलन महसूस हो रही थी। तेल के बहुत सी बूंदें उसके हाथों पर आकर जो गिर गई थी वहां पूरा लाल लाल हो गया था। जिज्ञासा की चीख सुनकर रुद्राक्ष किचन में आया। उसने जब जिज्ञासा की हालत देखी उस हंसी आने लगी। जिज्ञासा ने रुद्राक्ष की तरफ देखा जो हंस रहा था। रुद्राक्ष को हंसाता देखकर जिज्ञासा ने रोते हुए कहा, रुद्राक्ष क्या तुम्हें सच में मुझ पर हंसी आ रही है? तुम्हें पता है मुझे कितना दर्द हो रहा है? मेरे हाथों की पूरी स्किन रेड पड़ गई है। जिज्ञासा की बात सुनकर रुद्राक्ष चुप हो गया। उसने कैसे जैसे अपनी हंसी कंट्रोल की और फिर जिज्ञासा के पास जाकर कहा, तुमने अपनी ऐसी हालात कैसे बना ली? मैं तो सिर्फ रुद्राक्षी के लिए खाना बना रही थी, मुझे नहीं पता था यह इतना मुश्किल होगा। मुझे सिर्फ रुद्राक्षी की माफी चाहिए, जिज्ञासा ने कहा। जिज्ञासा की बात सुनकर रुद्राक्षी ने मुस्कुराते हुए रुद्राक्षी ने कहा, मैं कर दिया तुम्हें कि आज माफ। रुद्राक्षी की आवाज में एंटरटेनमेंट का डोज पूरा हो चुका था। उसने जिज्ञासा को आज काफी ज्यादा परेशान कर दिया था। रुद्राक्ष प्लीज तुम भी मुझे अब माफ कर दो, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब से मेरी तुमसे बात नहीं हुई है मैं पागल सी हो गई हूँ। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। अगर तुम बात नहीं करोगे तो पता नहीं मेरा क्या होगा, जिज्ञासा ने रोते हुए कहा। जिज्ञासा इस वक्त बिल्कुल किसी मासूम सी बच्ची की तरह लग रही थी जो अपनी मॉम के बात न करने की वजह से बहुत दुखी हो। जिज्ञासा की बात सुनकर रुद्राक्ष ने गहरी सांस लेकर जिज्ञासा की तरफ देखा। इस बार रुद्राक्ष सच में जिज्ञासा के साथ कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो गया था। रुद्राक्ष ने जिज्ञासा के पास जाकर उसके आंसुओं को साफ करते हुए कहा, मुझे पता है जिज्ञासा तुमने वैसे क्यों रिएक्ट किया, पर तुम्हें अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए, ऐसे ही तुम किसी को हर्ट नहीं कर सकती हो। रुद्राक्ष के पास आते ही जिज्ञासा तुरंत रुद्राक्ष के गले लग गई। उसने रोते हुए कहा, आई एम सॉरी रुद्राक्ष, मैं फिर कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी, पर तुम प्लीज मुझसे बात करते रहा करो। पता नहीं क्यों पर आज रुद्राक्ष जिज्ञासा को होल्ड नहीं कर पाया। उसके हाथ जिज्ञासा को होल्ड करने के लिए हिल नहीं रहे थे। चैप्टर 234 जय मेरा बॉयफ्रेंड है कियान, मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। रुद्राक्ष ने अपनी साइड में खड़ी रुद्राक्षी की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर थोड़ी देर पहले जो मुस्कान थी वह अभी भी बरकरार थी, पर रुद्राक्षी के आंखों में जो इमोशंस थे वह रुद्राक्ष समझ नहीं पा रहा था। रुद्राक्ष ने जिज्ञासा के हाथ को पकड़ उसे खुद से दूर करते हुए कहा, तुम्हें पता है ना मुझे रोने धोने वाली लड़कियां पसंद नहीं है। जिज्ञासा ने तुरंत अपने आंसुओं को साफ किया। हाय, इस प्यार व्यार के चक्कर में क्या रखा है, ये सब मुझसे और नहीं देखा जाएगा। वैसे भी मैं बहुत बिजी हूं, तुम लोगों के जैसे फ्री नहीं। ये कहते हुए रुद्राक्षी ने अपनी घड़ी में देखा और फिर जिज्ञासा से कहा, जिज्ञासा मेरे पति पर टाइम वेस्ट करने की जगह तुम्हें कुछ अच्छा काम करना चाहिए, वही तुम्हारे लिए बेटर होगा, वरना जब सबको पता चलेगा तुम एक शादीशुदा लड़के को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो तो वह तुम्हें कुछ गलत ना बोल दे। हो सकता है लोग तुम्हें दूसरी लड़की तुम समझ रही हो ना, मेरे कहने का मतलब। ये कहकर रुद्राक्षी मुस्कुराए और फिर सीधे सीढ़ियों से अपने कमरे की तरफ चली गई। रुद्राक्षी के होठों पर जो मुस्कान थी वह अचानक गायब हो गई। जब रुद्राक्षी ने जिज्ञासा को रुद्राक्ष के गले लगे देखा तो पति नहीं क्यों पर रुद्राक्षी को गुस्सा आने के साथ बहुत बुरा भी लगा। जिज्ञासा रुद्राक्षी की बातों का मतलब अच्छे से समझ रही थी। उसका मन तो कर रहा था वह अभी जाकर अवनी को एक थप्पड़ लगा दे। रुद्राक्ष जाती हुई रुद्राक्षी को देखा ही रह गया। वहीं जिज्ञासा ने अपनी नम आंखों से मासूमियत से रुद्राक्ष से कहा, रुद्राक्ष क्या सच में मैं तुम दोनों के बीच में आ रही हूँ? रुद्राक्ष ने जिज्ञासा की तरफ देखा और कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है जिज्ञासा, मैं जल्द ही सब कुछ ठीक कर दूंगा।
जिज्ञासा ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। वह आज यहाँ सिर्फ रुद्राक्ष को मनाने के लिए आई थी, क्योंकि रुद्राक्ष उसे इग्नोर कर रहा था और यह बात उसके प्लान के लिए बिल्कुल भी सही नहीं थी। अगर जिज्ञासा थोड़े दिन और रुद्राक्ष से दूर रहती तो रुद्राक्ष उससे काफी दूर चला जाता। हर बार ऐसे लड़ाई होने पर रुद्राक्ष ही जिज्ञासा को मानता था, पर इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जो देखकर जिज्ञासा भी हैरान थी। जिज्ञासा के जाने के बाद रुद्राक्ष वही हॉल में खड़ा अपने रूम की तरफ देख रहा था। तभी उसकी नज़र रुद्राक्षी पर पड़ी, जो नीचे आ रही थी। रुद्राक्षी ने व्हाइट कलर के टॉप के नीचे ब्लैक कलर की पैंट पहन रखी थी। रुद्राक्षी ने अपने बालों की हाई पोनी बना रखी थी। वह काफी अट्रैक्टिव दिखाई दे रही थी। यह इतनी खूबसूरत क्यों है? रुद्राक्ष ने अपने माथे को रब करते हुए खुद से ही कहा। रुद्राक्षी जैसे ही नीचे आई, रुद्राक्ष ने उसकी तरफ देखकर पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? पर रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष की बात को पूरी तरह से इग्नोर किया और जैसे ही वह रुद्राक्ष की साइड से गई, रुद्राक्ष ने पीछे से रुद्राक्षी का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचा, जिससे रुद्राक्षी सीधे रुद्राक्ष की बाहों में आ गई। रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कोई मुझे इग्नोर करे। ये सुन रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष को खुद से दूर धक्का देकर कहा, अगली बार जब मेरे करीब आए तो अपनी खुशबू के साथ आए, किसी और की नहीं। मुझे भी लोगों के बिल्कुल पसंद नहीं। रुद्राक्षी ने ये बहुत शांत तरीके से कहा था, पर रुद्राक्ष समझ गया रुद्राक्षी इस वक्त गुस्से में है। ये रुद्राक्ष बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा था। रुद्राक्ष के होठों पर छोटी सी मुस्कान आ गई। रुद्राक्ष ने मुस्कुराते कहा, जिज्ञासा का मेरे गले लगा, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? रुद्राक्ष की बात सुनकर रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष को घूरा और फिर उसके हाथ की तरफ देखते हुए कहा, मुझे जाना है, छोड़िए। पर रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी का हाथ को नहीं छोड़ा। उसने रुद्राक्षी के गुस्से में लाल हुए चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, ये तुम्हारे गाल इतने लाल क्यों हो रहे हैं और नाक भी? क्या तुम गुस्से में हो या तुम्हें कोई एलर्जी है? रुद्राक्ष की यह बातें सुनकर रुद्राक्षी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने गुस्से में कहा, हाँ मुझे है ना एलर्जी आपसे। ये कहकर रुद्राक्षी ने अपना पैर उठाया और अपनी हिल से सीधे रुद्राक्ष के पैरों के ऊपर दे मारी, जिससे रुद्राक्ष की आह निकल गई और उसने रुद्राक्षी का हाथ छोड़ दिया। रुद्राक्षी ने कुछ ज्यादा जोर से ही रुद्राक्ष को मारा था। रुद्राक्षी ने अपना सारा गुस्सा रुद्राक्ष को मारने में ही निकाल दिया। रुद्राक्ष ने गुस्से में रुद्राक्षी की तरफ देखा, पर रुद्राक्षी तब तक वहां से भाग गई थी। रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष की तरफ देख अपनी जीभ दिखाते हुए कहा, मेरी मर्जी, अगर मैं नहीं बताऊंगी तो नहीं बताऊंगी, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। रुद्राक्षी शर्मा, रुद्राक्ष ने कहा और रुद्राक्षी को पकड़ने के लिए आगे जाने लगा, पर उसके पैरों में दर्द हो रहा था, इसलिए वज्ञ रुद्राक्षी का पीछा नहीं कर पाया। रुद्राक्षी तो कब की वहां से भाग भी चुकी थी। जंगली लोमड़ी, रुद्राक्ष ने अपने दांत भींचते हुए कहा। विला का बटलर और कुछ सर्वेंट ने रुद्राक्ष और रुद्राक्षी की यह नोक-झोंक देखी थी। बटलर फिर हॉल से अपने रूम की तरफ गया। उसने रूम में आने के बाद किसी को कॉल किया और आज जो कुछ भी हुआ वह सब फोन पर बता दिया। रंधावा मैंशन में, शिवांगी आओ हमारे साथ ब्रेकफास्ट करो। शिवांगी के डैड ने शिवांगी से कहा। शिवांगी जो सीढ़ियों से नीचे आ रही थी, उसने देखा उसकी पूरी फैमिली डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही थी। डैड, मैं अपनी एक दोस्त से मिलने के लिए जा रही हूं और ब्रेकफास्ट भी उसी के साथ करूंगी, आप सब लोग कैरी ऑन करें। शिवांगी ने मुस्कुराते हुए कहा। शिवांगी की बात सुनकर राहिल तो वहीं बैठा था। उसने शिवांगी से कहा, तुम चाहो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूं। नहीं भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से बैठकर ब्रेकफास्ट कीजिए, मैं खुद कार लेकर चली जाऊंगी। शिवांगी ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर विला से निकल गई। शिवांगी ने कार में बैठकर अपने फोन में देखा, जिसमें कियान का मैसेज था। शिवांगी प्लीज तुम एक बार मुझसे मिलने के लिए होटल हयात आ जाओ, वरना जैसे मैंने तुम्हें कल आना वीडियो भेजा है वह आज पूरा भी कर सकता हूं। उस मैसेज देखकर शिवांगी ने गहरी सांस ली। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी जिंदगी में चल क्या रहा है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कियान इस तरह का इंसान होगा। शिवांगी होटल हयात पहुंची। उसने अपनी कार वहीं खड़े वॉचमैन को दे दी और होटल के अंदर चली गई। वह एक 5 स्टार होटल था, मनाली का जाना माना होटल। शिवांगी ने व्हाइट कलर की टॉप के साथ नीचे रेड कलर का स्कर्ट पहन रखा था। उसने होटल में इधर उधर देखा, तभी उसकी नज़र कियान पर पड़ी, जो वही एक टेबल पर बैठकर उसका इंतजार कर रहा था। तुम्हें ये करना ही होगा शिवांगी, आज आखिरी बार, उसके बाद मैं कभी कियान से मिलने के लिए नहीं आऊंगी। शिवांगी ने खुद से ही कहा, फिर कियान की तरफ चली।
कियान जो वहीं बैठा बेसब्री से शिवांगी का इंतजार कर रहा था, उसे जैसे ही शिवांगी नजर आई उसकी आंखों में एक चमक आ गई। कियान चेयर से खड़ा हुआ। शिवांगी तुम आ गई, यह कहते हुए जैसे ही कियान ने शिवांगी को गले लगाना चाहा, शिवांगी उससे दूर हो गई। शिवांगी सीधे कियान के सामने वाली चेयर पर जाकर बैठ गई। कियान ने भी ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, वह भी शिवांगी के सामने जाकर बैठ गया। तुम्हें आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? तुम क्या खाओगी? क्या मैं तुम्हारा फेवरेट मिल्कशेक में ऑर्डर कर दूं? कियान ने मुस्कुराते हुए शिवांगी से कहा। तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी? शिवांगी ने बिना बातों को घुमाते हुए सीधे कहा। शिवांगी की बात सुनकर कियान ने कहा, इतनी भी क्या जल्दी? शिवांगी वैसे भी अभी ब्रेकफास्ट का टाइम है, मैं हमारे लिए ब्रेकफास्ट मंगवाता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं आज आखिरी बार तुमसे मिलने आई हूँ और मेरे पास ज्यादा टाइम भी नहीं है, तो तुम्हें जो बोलना है वह जल्दी बोलो, शिवांगी ने कियान को रोकते हुए कहा। कियान ने थोड़े गुस्से में कहा, शिवांगी तुम ये बार बार आखिरी बार क्यों बोल रही हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम भी मुझसे प्यार करती हो, मुझे अच्छे से पता है मैंने गलती की है, तुम मुझे उसकी इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकती। वह तुम्हारे लिए गलती होगी कियान, मेरे लिए गलती नहीं थी, मैंने तुम पर पूरा विश्वास किया था और यह भी सच है कि मैं तुमसे प्यार करती थी पर अब नहीं करती, शिवांगी ने जवाब देते हुए कहा। तुम अभी गुस्से में हो इसलिए तुम ऐसा कह रही हो, पर जब तुम अच्छे से सोचोगी तब तुम्हें भी रिलायंस होगा, तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो, मैं प्रॉमिस करता हूं मैं आगे ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, पर प्लीज तुम मत कहो, कियान ने शिवांगी का हाथ पकड़ते हुए कहा। शिवांगी ने कियान से अपना हाथ छुड़ा पीछे लेकर कहा, कियान अब हम कोई बच्चे नहीं है, तुम्हें भी अच्छे से पता है कि अब सब बिल्कुल सही नहीं हो सकता है, तुम मेरे पहले अच्छे दोस्त थे, मैं सिर्फ इसीलिए तुमसे मिलने आई हूँ, मैं चाहती हूँ तुम भी अपनी लाइफ में मूव ऑन बंद करो और मुझे भूल जाओ। शिवांगी तुम ये कैसी बातें कर रही हो? कियान ने थोड़े गुस्से में कहा। तभी कियान के फोन पर उसके पापा का कॉल आया, जिसे देखकर कियान ने शिवांगी से कहा, मैं अभी आया, तुम यही मेरा इंतजार करना। ये कहकर कियान अपनी चेयर से खड़ा होकर थोड़ी दूरी पर अपने पापा से बात करने के लिए चला गया। शिवांगी ने पानी पिया, उसे समझ नहीं आ रहा था वह कियान को कैसे समझाए, कियान पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। शिवांगी तुम यहाँ क्या कर रही हो? शिवांगी को अपने पीछे से एक आवाज आई, जिसे सुनकर शिवांगी हैरान रह गई। शिवांगी तुम यहाँ क्या कर रही हो? शिवांगी को अपने पीछे से एक आवाज आई, जिसे सुनकर शिवांगी हैरान रह गई। शिवांगी ने जब अपने पीछे देखा तो वहां पर जय खड़ा था। जय को देख एक पल के लिए तो शिवांगी हैरान रह गई। तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही है? जय ने मुस्कुराते हुए शिवांगी से कहा। जय की बात सुनकर शिवांगी ने स्माइल कर उसे जवाब देते हुए कहा, वह मैं यहाँ एक दोस्त से मिलने के लिए आई थी। अच्छा, जय ने कहा, वैसे तुम यहाँ कैसे? शिवांगी ने भी जय से पूछा। शिवांगी की बात सुनकर जय ने मुस्कुराकर कहा, मैं यहाँ पर एक क्लाइंट से मिलने के लिए आया था, मीटिंग सुबह जल्दी थी इसीलिए अभी जस्ट फ्री हुआ हूँ। जय की बात सुनकर शिवांगी ने जय की तरफ देखकर कहा, तुम सच्ची कितना काम करते हो, इतना पैसा लेकर कहाँ जाओगे? मैं तो कहती हूँ शादी कर लो ताकि तुम्हारे पैसे तुम्हारी बीवी उड़ा दे। शिवांगी की बात सुनकर जय ने अपनी गहरी आंखों से शिवांगी की तरफ देखा। जय की आंखों में बहुत सारी इमोशंस थी जो शिवांगी नहीं समझ पा रही थी। जय ने कहा, बस जिसे मैं चाहता हूँ मेरे पैसों पर राज करे वह आ जाए। तुम्हें पता है मुझे हमेशा तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है जैसे तुम किसी से बेइंतहा प्यार करते हो, हद से ज्यादा, पर मुझे समझ नहीं आता वह लकी गर्ल है कौन और तुम भी कभी बताते नहीं उसके बारे में। शिवांगी ने मुंह बनाते हुए कहा। शिवांगी की बात सुनकर जय बस मुस्कुरा दिया, उसने कुछ कहा नहीं। शिवांगी को कौन बताए, बेचारा हमारा जय तो कितने सालों से उसके प्यार में दीवाना है और शिवांगी है जिसे जय का प्यार दिखता ही नहीं। तुम भी तो किसी से प्यार करती हो ना, क्या नाम था उसका? हाँ कियान, जय ने सोचते हुए शिवांगी से कहा। जय की बात सुनकर शिवांगी जिसके चेहरे पर मुस्कान थी वह अचानक से फीकी पड़ गई। कियान कहाँ पर है वैसे? जय ने एक बार फिर पूछा। जय की बात सुनकर शिवांगी कुछ भी जवाब देती इससे पहले ही कियान ने अपने डैड से बात कर ली थी। उसने शिवांगी के पास आकर कहा, शिवांगी। कियान की आवाज सुनकर जय और शिवांगी दोनों ने ही उस तरफ देखा। शिवांगी और जय एक दूसरे के थोड़े पास खड़े थे, वहीं कियान शिवांगी से 2 कदम की दूरी पर खड़ा था। उन तीनों की तरफ देखकर ऐसा लग रहा जैसे यह एक लव ट्रायंगल हो। जय और कियान हम दोनों की ही नजरें शिवांगी पर थी।
शिवांगी, यह कौन है? कियान ने जय की तरफ देखते हुए पूछा। ये जय है, शिवांगी ने कहा। हमारी बात अभी तक खत्म नहीं हुई है, कियान ने कहा। पर इस बार शिवांगी ने कियान को कोई जवाब नहीं दिया। वह जय के थोड़ा और करीब गई और फिर उसने कियान की तरफ देखकर कहा, मुझे तुमसे जो भी कहना था मैंने वह सब कह दिया। ये कहते हुए शिवांगी ने जय का हाथ पकड़ लिया। कियान की नज़र जय और शिवांगी के हाथ पर गई। जय हैरानी में शिवांगी और अपने हाथ की तरफ देख रहा था। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये कौन है शिवांगी? कियान ने एक बार फिर शिवांगी से पूछा। इस वक्त कियान की आंखों में हल्का गुस्सा भी था। शिवांगी ने जय से चिपक कर कियान से कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कियान, हमारे बीच सब खत्म हो गया है और मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ। ये जय है मेरा बॉयफ्रेंड और जल्दी ही हमारी शादी भी होने वाली है। चैप्टर 235। तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती? गुस्से में कितनी प्यारी कैसे लग सकती है वो। तुम मुझसे गुस्सा हो इसलिए तुम मुझसे झूठ बोल रही हो ना शिवांगी? कियान ने शिवांगी के पास जाते हुए कहा। शिवांगी ने तुरंत जय को अपने गले लगा लिया और फिर जय से कहा, मुझे यहाँ से जाना है, जय मुझे ले चलो प्लीज। शिवांगी के इस तरह गले लगाने से जय की दिल की धड़कन अचानक से फुल स्पीड में दौड़ने लगी। उसका दिल तो ऐसा कर रहा था जैसे वह अभी बाहर आ जाएगा। जय के दिल में कितनी खुशी हो रही थी इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। शिवांगी को पता भी नहीं था उसकी इस हरकत से जय के अंदर कितना कुछ हो रहा है। वही कियान की आंखें अभी भी जय और शिवांगी पर टिकी थी। जय को भी समझ नहीं आया आखिर शिवानी चाहती क्या है, पर शिवांगी की बात सुनकर जय ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाए और फिर शिवांगी का हाथ पकड़ उसे अपने साथ होटल से बाहर की तरफ लेकर जाने लगा। तभी कियान ने बीच में ही शिवांगी का दूसरा हाथ पकड़ लिया। शिवांगी के अचानक रुक जाने से जय ने पीछे देखा तो शिवांगी का दूसरा हाथ कियान ने पकड़ रखा था। मेरा हाथ छोड़ो कियान, शिवांगी ने कहा, पर कियान ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। ये देखकर जय ने आगे बका कियान के हाथ से शिवांगी का हाथ छुड़ाते हुए कहा, हाथ छोड़ो तो मतलब छोड़ो। ये कहकर जय फिर शिवांगी को लेकर वहां से चला गया। कियान वही खड़बस जय को शिवांगी को ले जाता हुआ देखता रह गया। होटल से बाहर आने के बाद शिवांगी ने अपनी आंखें बंद की। वहीं जय शिवांगी के चेहरे की तरफ ही देख रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था चल क्या रहा है। शिवांगी ने जब अपनी आंखें खोली तो जय ने शिवांगी की तरफ देखकर कहा, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। जय की बात सुनकर शिवांगी ने स्माइल करते हुए कहा, तुम इतने अंडरस्टैंडिंग क्यों हो और इतनी स्वीट भी। शिवांगी की बात सुनकर जय ने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, तुमने बोला तो जरूर मैं स्वीट हूँ। शिवांगी लगी। उसने कहा, सच बता रही हूँ, जो भी लड़की तुमसे शादी करेगी वह सबसे ज्यादा लकी होगी। तुम बिल्कुल परफेक्ट हो। फिर तुम ही क्यों नहीं कर लेती मुझसे शादी? जय ने शिवांगी की आंखों में देखते हुए कहा। जय की बात सुनकर शिवांगी जय को देखने लगी। वहां का माहौल सीरियस हो गया था। ये देखकर जय ने ही मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो मजाक कर रहा था, देखो तुम्हारा चेहरा कैसे हो गया। जय की बात सुनकर शिवांगी ने जय की तरफ देखकर अपनी गर्दन ना में हिला दी। उसके बाद शिवांगी ने कहा, मेरा कियान से ब्रेकअप हो गया। कियान को मुझ पर डाउट था कि मैं उसे चीट कर रही थी। उसे किसी ने मेरे और राहिल भैया की फोटोग्राफ भेजी थी जिसमें मैं भैया के साथ थी, जिसे देखकर कियान को ये लगा कि मैं बंसल परिवार की प्रॉपर्टी की वजह से उसे चीट कर रही हूँ। किसी को भी यह नहीं पता था कि मैं खुद बंसलरा परिवार की ही बेटी हूँ। क्या तुम अब कियान से प्यार नहीं करती? जय ने शिवांगी से पूछा। शिवांगी ने जय की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, प्यार वही होता है जहां विश्वास होता है। शिवांगी की बात सुनकर जय ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। शिवांगी कह भी तो सच ही रही थी। सॉरी, वह मैंने कियान के सामने तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बताया, शिवांगी ने कहा। शिवांगी की बात सुनकर जय ने अपने मन में कहा, बुरा तो अब लग रहा, काश वह सच होता और तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड मानती, हमेशा मेरे साथ हमेशा रहती। क्या तुमने कुछ कहा? शिवांगी ने जय से पूछा। जय ने मुस्कुराते मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन ना हिला दी। तुम प्लीज भैया को इस बारे में कुछ भी मत बताना, वरना वह कियान को छोड़े नहीं और मैं नहीं चाहती अब मेरी मुलाकात फिर से कभी कियान से हो या उसके बारे में कोई भी बातें मुझे सुनाई दे, शिवांगी ने कहा। शिवांगी की बात सुनकर जय ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, पर तुम इन सब की वजह से ज्यादा स्ट्रेस मत लेना, लोग आते जाते रहते हैं। वैसे तुम जिस लड़की से प्यार करते हो क्या वह भी तुमसे प्यार करती है क्या? शिवांगी ने जय से पूछा। शिवांगी की बात सुनकर जय ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा एक तरफा प्यार है, उसे तो पता भी नहीं है कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ।
तुम बताते क्यों नहीं? ऐसी कोई लड़की नहीं होगी दुनिया में जो तुमसे प्यार ना करे, और अगर कोई ऐसी है भी तो वह दुनिया की सबसे बड़ी पागल बेवकूफ गंधी होगी, शिवांगी ने कहा। शिवांगी की बात सुनकर जय मुस्कुराने लगा पर उसने कुछ कहा नहीं। चलो ब्रेकफास्ट करते हैं, मुझे पता है तुमने कुछ खाया नहीं होगा, जय ने कहा। जय की बात सुनकर शिवांगी मुस्कुरा दी। उसके बाद वह दोनों ही उस होटल से निकाल कर कहीं और चले गए। अपने घर से वापस आते हुए आयशा की नज़र एक कपल पर पड़ी जिनके हाथ में छोटा सा बच्चा था। उस छोटी सी फैमिली को देखते हुए आयशा ने कहा, ये कितना खूबसूरत है ना। व्योम ने भी उससे तरफ देखा, फिर कहा, पर हर किसी का ये सपना पूरा नहीं होता। ऐसा नहीं है, सपने सबके पूरे होते हैं, बस सपने देखना नहीं छोड़ना चाहिए। आयशा की बात सुनकर व्योम ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, अगर किस्मत हमारे साथ ना हो तो कितनी ही हिम्मत क्यों ना हो, सपने टूट ही जाते हैं। तुम यह इसलिए कह रहे हो ना क्योंकि आराध्या तुम्हारे साथ नहीं है, आयशा ने कहा। आयशा की बात सुनकर व्योम ने आयशा की तरफ देखा। आयशा समझ गई व्योम के इस तरह देखने का मतलब। उसने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे तुम्हारी बातों से हमेशा ऐसे ही लगता था कि कुछ तो ऐसा है जो तुम अपने दिल में लिए बैठे हो, जो किसी से भी शेयर नहीं कर रहे हूं, पर अब मुझे पता है तुम्हारे पहले प्यार के बारे में। आयशा की बात सुनकर व्योम ने कुछ नहीं कहा। आयशा ने फिर उस छोटी सी फैमिली की तरफ देखकर भी व्योम से कहा, जरूरी नहीं इस इंसान के साथ जो इसकी बीवी है वही उसका पहला प्यार हो, हर किसी के नसीब में उनका पहला प्यार पूरा हो, यह नहीं होता। कृष्ण को ही राधा ना मिली तो हम तो फिर भी इंसान हैं। आयशा की बात सुनकर व्योम ने आयशा की तरफ देखा, पर उसकी बहुत याद आती है और शायद मरते दम तक आती रहेगी। व्योम ने अपनी सोच में गुम होकर कहा, तुम आराध्या से बहुत प्यार करते थे ना? आयशा ने व्योम की तरफ देखते हुए कहा। व्योम ने आयशा की तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने उससे प्यार करना बंद ही कब किया था, वह तो हमेशा से ही मेरे दिलों और दिमाग में छाई हुई थी। तुम्हें पता है, मेरी और आराध्या की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। आराध्या बहुत सिंपल लड़की थी और स्वीट भी, वह सबसे अलग थी, बिल्कुल शांत स्वभाव की, उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता। उसके लिए सिर्फ मैं इम्पोर्टेंट था और कुछ भी नहीं। मैंने और आराध्या ने अपनी फैमिली, हमारे रिश्ते के बारे में बात भी दिया था, पर फिर किस्मत को शायद हमारा साथ अच्छा नहीं लगा और आराध्या का एक कार एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद वह मुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर चली गई। ये सब बोलते हुए व्योम के चेहरे पर उदासी और जो दर्द दिखाई दे रहा था वह आयशा बहुत अच्छे से देख सकती थी। व्योम के चेहरे की एक्सप्रेशन और उसकी आवाज में मौजूद दर्द को देख आयशा के होठों पर भी एक दर्द भरी मुस्कुराहट आ गई। कोई भी व्योम को देखकर बता सकता था वह आराध्या से कितना प्यार करता है। आज आराध्या चाहे इस दुनिया में ना हो, पर व्योम का प्यार उसके लिए अभी भी कम नहीं हुआ था। जरूरी नहीं कि कोई इंसान हमारे सामने हो तो हमारा प्यार पूरा हो जाएगा। कुछ लोगों का प्यार उनकी आंखों के सामने होता है, फिर भी वह पूरा नहीं हो पाता। कम से कम तुम और आराध्या दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, वरना कुछ लोग तो सिर्फ एक तरफा प्यार में ही पता नहीं कितने ही साल बिता देते हैं। उनके पास तो कोई उम्मीद भी नहीं होती कि उनका यह एक तरफा प्यार कभी पूरा होगा भी या नहीं, आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा। आयशा की बात सुन व्योम उसकी तरफ देखने लगा। व्योम कुछ कहता है इससे पहले आयशा ने कार रोकने को कहा और फिर व्योम की तरफ देखकर कहा, मुझे कुछ काम याद आ गया है, मैं बाद में घर आ जाऊंगी। यह कहते हुए आयशा कार से बाहर आ गई और फिर वहां से टैक्सी लेकर चली गई। वही कार में व्योम अभी भी आयशा की बातों के मतलब को समझने की कोशिश कर रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से आयशा को हुआ क्या। व्योम की कार फिर वहां से चली गई। वहीं आयशा ने थोड़ी दूरी पर ही जाकर टैक्सी को रोकने को कहा और फिर पैदल ही वहां से कहीं जाने लगी। आयशा जो हमेशा ही मस्ती किया करती थी, आज उसके चेहरे पर उदासी थी। ये सच था, आयशा का पहला प्यार था। आयशा जिसका दिल आज भी व्योम के लिए धड़कता था, पर आयशा का ये प्यार हमेशा से ही एक तरफा था और आज व्योम का आराध्या के लिए प्यार देखकर आयशा को ऐसा लगा जैसे उसका यह एक तरफा प्यार हमेशा एक तरफा ही रह जाएगा। आयशा फिर पैदल ही वहां आसपास घूमने लगी। उसका इस वक्त रंधावा मेंशन जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, वह अपने मूड को सही करना चाहती थी। दूसरी तरफ रुद्राक्षी जब कोर्ट के बाहर पहुंची तो अक्षय ने उसे देखते ही कहा, रुद्राक्षी तुम कहाँ रह गई थी, मुझे तो लगा था तुम आओगे ही नहीं, तुम तो आजकल हमेशा ही लेट आने लगी हो, पहले काम से कम कोर्ट की हियरिंग के दिन तो तुम जल्दी आती थी।
अक्षय की बात सुनकर रुद्राक्षी जो पहले से गुस्से में थी उसने गुस्से में उसकी तरफ देखकर कहा, तो क्या तुम मुझे ज्ञान दोगे? आज सुबह से देख रही हूँ हर कोई मुझ पर अपना हुक्म चलाना चाहता है, पर तुम शायद सब भूल रहे हैं मैं रुद्राक्षी शर्मा हूँ जो लोगों पर हुकूमत करती है। कोई मुझ पर हुकूमत नहीं कर सकता। मेरा मन होगा मैं तब आऊंगी, चाहे जल्दी या फिर लेट। लगता है आज किसी ने इसका मूड सॉलिड ऑफ किया है जो यह इस तरह का गोला बनकर घूम रही है। अक्षय ने अपने मन में कहा। वह समझ गया इस वक्त अवनी से पंगा लेना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। मैं समझ गया तुम गुस्से में हो, पर प्लीज कोर्ट में सब कुछ संभाल लेना, अक्षय ने कहा। अक्षय की बात सुनकर रुद्राक्षी ने एक बार फिर उसे गुस्से में घूरा। इस बार रुद्राक्षी कुछ भी कहती इससे पहले अक्षय ने कहा, क्लाइंट्स आ गए हैं, 2 मिनट में हियरिंग शुरू होने वाली है, हमें चलना चाहिए। अक्षय की बात सुनकर रुद्राक्षी ने अपनी गर्दन में हिलाई, फिर खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए कोर्ट के अंदर चली गई। दूसरी तरफ अपने कैबिन की चेयर पर बैठा रुद्राक्ष अपना काम कर रहा था। पता नहीं क्यों पर बार बार उसके दिमाग में रुद्राक्षी की वह गुस्से से लाल चेहरा याद आ रहा था, जिसे सोचते हुए रुद्राक्ष खुद में ही मुस्कुराए जा रहा था। आकाश जो वही रुद्राक्ष के साइड में खड़ा था, उसने जब रुद्राक्ष को यूं मुस्कुराते हुए देखा तो उसे अचानक से अपने दिल में दर्द होने लगा। उसे ऐसा लग रहा जैसे उसे अभी हार्ट अटैक आने वाला है। क्या यह इंसान सच में मुस्कुरा रहा था, जिसने शायद कभी किसी को छोटी सी स्माइल भी पास नहीं की थी? कोई गुस्से में इतना क्यूट कैसे लग सकता है? रुद्राक्ष ने धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा। जब आकाश ने रुद्राक्ष की यह बात सुनी तो वह हैरान रह गया। वह सोचने लगा आखिर रुद्राक्ष किसकी बात कर रहा है, कौन गुस्सा में है? सर क्या आपने मुझसे कुछ कहा? आकाश ने रुद्राक्ष से कहा। आकाश की आवाज सुनकर रुद्राक्ष में उसकी तरफ देखा, फिर अपनी गर्दन नामे दिला दी। पता करो रुद्राक्षी कहाँ पर है, रुद्राक्ष ने आकाश से कहा। रुद्राक्ष की यह बात सुनकर आकाश थोड़ा हैरान रह गया, पर उसने रुद्राक्ष के सामने अपनी हैरानी नहीं दिखाई और अपनी गर्दन हाँ में हिला के रुद्राक्ष के केबिन से बाहर चला गया। पता नहीं मेरा टोमेटो इस वक्त किस पर गुस्से में फट रहा होगा, रुद्राक्ष में हंसते हुए कहा। रुद्राक्ष को खुद नहीं पता था वह कह क्या रहा है। थोड़ी देर बाद आकाश वापस केबिन में आया। उसने रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा, सर मैम आज कोर्ट गई है एक कोर्ट केस की हियरिंग के लिए। आकाश की बात सुनकर रुद्राक्ष ने कुछ सोचा और फिर कहा, चलो मैं। रुद्राक्ष की बात सुनकर आकाश ने कहा, पर सर आपकी मीटिंग है। रुद्राक्ष ने अपने कोट को उठाया, फिर चेयर पर से होते हुए कहा, कैंसिल इट। ये कहकर रुद्राक्ष कैबिन से बाहर चला गया। वहां आकाश हैरानी में रुद्राक्ष की तरफ देखता रह गया, क्योंकि रुद्राक्ष ने कभी ऐसी अपनी कोई भी मीटिंग कैंसिल नहीं की थी। चैप्टर 236 डाइवोर्स केस को डोमेस्टिक वायलेंस केस बनाना। दूसरी तरफ कोर्ट रूम में रुद्राक्षी जज और बाकी सब के सामने मौजूद थी। यह एक डाइवोर्स केस था। रुद्राक्षी ने जज की तरफ देखकर कहा, माय लॉर्ड जैसा कि आप सब लोग जानते हैं यह एक डाइवोर्स केस है। मेरी क्लाइंट मिसेज शिवानी माथुर को अपने वनराज ने डाइवोर्स चाहिए, जो कि वह दे नहीं रहे हैं। मेरी क्लाइंट अब बताएंगी अब इनको डाइवोर्स क्यों चाहिए। ये कहकर रुद्राक्षी ने खटखड़े में खड़ी अपनी क्लाइंट जो एक लड़की थी जिसकी उम्र यही कोई 26 साल होगी, उसकी तरफ देखकर कहा, शिवानी आप कोर्ट को बताए कि आखिर आपको अपने पति से क्या प्रॉब्लम है और आप ये डाइवोर्स क्यों चाहती है। रुद्राक्षी की यह बात सुनकर शिवानी ने रोते हुए सबसे कहा, सर मेरी शादी रोहन से 2 साल पहले हुई थी। उस वक्त मैं कॉलेज में थी। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मैं और रोहन साथ में ही कॉलेज में थे। कॉलेज में रोहन ने मुझे प्रपोज किया। उसके बाद मैं रोहन रिलेशन में आ गए। उसके कुछ वक्त बाद ही हमने शादी भी कर ली। सब कुछ अच्छा जा रहा था, पर उसके बाद रोहन के अफेयर्स के बारे में मुझे पता चलने लगा। रोहन एक अमीर फैमिली से था और उसका अपना बिजनेस भी था। मैंने बहुत बार रोहन को मना किया ये सब करने से, पर रोहन ने मेरी कभी नहीं सुनी के और मुझ पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। मुझसे अब और यह सब सहा नहीं जा रहा। प्लीज मुझे रोहन से डाइवोर्स दिला दीजिए। मैं और इसके साथ नहीं रहना चाहती। मुझे इससे घिन आती है। ये कहते हुए शिवानी रोने लगी थी। वही शिवानी का हस्बैंड रोहन जो ठीक उसके सामने ही खड़ा था, उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, रुपये ये झूठ बोल रही है। इसका खुद का बाहर एक लड़के के साथ अफेयर है, इसलिए यह मुझे बदनाम कर रही है। मैंने इससे पैसा सब कुछ दिया, फिर भी इसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सामने ऐसी बातें करने की। मैं शिवानी को डाइवोर्स नहीं देना चाहता, ना ही कभी दूंगा, रोहन ने कहा।
तभी अक्षय ने पीछे से रुद्राक्षी के पास आकर उसे कुछ फोटोज दिखाए। उन फोटोज को देखकर रुद्राक्षी की आंखें बिल्कुल सख्त हो गई। रुद्राक्षी ने आगे जाकर वह फोटोज जज के पास भेजते हुए कहा, माय लॉर्ड, ये सबूत है मिस्टर रोहन के अफेयर्स के, जिसमें वह बहुत सारी लड़कियों के साथ नजर आ रहे हैं। मेरा तो मानना है ऐसे आदमियों को जेल भेज देना चाहिए और उन्हें फांसी की सजा सुनानी चाहिए। उनकी हिम्मत होती कैसी है शादीशुदा होने के बाद भी बाकी लड़कियों के साथ रिश्ता रखने की। ये तुम क्या बोल रही हो पागल लड़की, क्या तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? रोहन, रोहन भट्ट नाम है मेरा। रोहन ने गुस्से में रुद्राक्षी पर चिल्लाते हुए कहा। वहीं रोहन के चिल्लाने पर आज पहली बार अक्षय को भी कोर्ट में गुस्सा आ गया। उसने रोहन के पास जाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर कोर्ट ना होता तो तुम्हें मैं अच्छे से बताती कि मैं कौन हूँ और रोहन भट्ट नाम जेल में बताना सबको। पर यह तो सिर्फ डाइवोर्स केस है, मैं जेल नहीं जाने वाला। इस कोर्ट के बाहर जाने के बाद मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, रोहन मुस्कुराते हुए कहा। रोहन की बात सुनकर रुद्राक्षी के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। उसने शिवानी के पास जाकर कहा, शिवानी, क्या आप रोहन से बदला नहीं लेना चाहती? जो कुछ भी रोहन ने आपके साथ किया, उन्होंने आपके साथ रहकर किसी और के साथ रिश्ते बनाए, ये कानूनी अपराध है और अगर आप चाहती हैं तो इसकी सजा भी रोहन को मिलेगी। आपकी इस पहल की वजह से समाज में मौजूद बाकी लड़कियों को भी एक अच्छा संदेश जाएगा। रुद्राक्षी की बात सुनकर शिवानी ने रोहन की तरफ देखा। ये देखकर रुद्राक्षी ने कहा, आप अगर उस इंसान की तरफ देख ही रही है तो ध्यान से देखिए, यह वही इंसान है जो पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ सोया है, जिसने आपके ऊपर हाथ तक उठाया है और आगे भी पता नहीं क्या क्या करेगा। आपको एक ऐसे कमीने इंसान को सजा दिलानी चाहिए। आप रोहन पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर सकती हैं और डाइवोर्स होने पर आपको रोहन की 50% प्रॉपर्टी का शेयर भी मिलेगा। रुद्राक्षी की बातों से शिवानी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गई थी। उसने जज की तरफ देखकर कहा, मैं रोहन पर डोमेस्टिक वायलेंस और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का केस करना चाहती हूँ। शिवानी की बात सुनकर रुद्राक्षी के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने फिर रोहन की तरफ देखते हुए कहा, माय लॉर्ड, मेरी क्लाइंट मिस रोहन पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस करना चाहती है। सेक्शन 498A के तहत रोहन भट्ट को 3 साल की सजा या एक बहुत बड़ा फाइन को कोर्ट को देना होगा, या फिर दोनों। मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप रोहन भट्ट के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और मेरी क्लाइंट पर डोमेस्टिक वायलेंस के लिए एक ऐसा जजमेंट पास करें जो बाकी सबको भी एक अच्छा मैसेज दे। वही रुद्राक्षी की बात सुनकर रोहन तो हैरान ही रह गया। यह एक डाइवोर्स केस था जिसे रुद्राक्षी ने पूरी तरह बदल दिया था। अभी यह सिर्फ एक डाइवोर्स केस नहीं बल्कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर केस बन गया, जिसमें रोहन जेल भी जा सकता था। वही अक्षय भी हैरान था कि आखिर अचानक से रुद्राक्षी यह सब क्यों कर रही है। रुद्राक्षी की बातें सुनकर जज ने कहा, ये कोर्ट मिस्टर भट्ट को 3 साल की सजा और कोर्ट में 5 लाख तक का जुर्माना भरने की सजा सुनाती है। उन्हें मिस शिवानी को भी डाइवोर्स देना होगा, साथ में अपनी सारी प्रॉपर्टी में 50% शेयर्स भी। कोर्ट का फैसला सुनकर रुद्राक्षी की होठों पर मुस्कान आ गई। तुम अपना ध्यान रखना और फिर कभी ऐसे इंसान के चक्कर में मत फंसना, रुद्राक्षी ने चाय की टपरी पर शिवानी की तरफ देखकर कहा। रुद्राक्षी की बात सुनकर शिवानी ने मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। उसके पास शिवानी वहां से चली गई। अक्षय ने रुद्राक्षी के पास आकर कहा, तुमने ये कोर्ट में क्या किया? क्या तुम अपना सारा गुस्सा किसी और पर निकल रही हो? यह एक डाइवोर्स केस था, इसमें सिर्फ डाइवोर्स होता, पर तुमने तो रोहन को जेल ही भेज दिया। मैंने अपना गुस्सा नहीं निकला, वह इस लायक था। बीवी के होते हुए अफेयर करना गलत है, इसकी सजा भी उसे मिलनी चाहिए। मैं तो कहती है शादी होने के बाद किसी दूसरी लड़की को गले लगाना तक गलत है, इसकी सजा मिलनी चाहिए, रुद्राक्षी ने कहा। ये कहकर रुद्राक्षी ने गुस्से में चाय का ग्लास जमीन पर फेंका और उसे पर अपने पैर में चलते हुए कहा, काश मैं ऐसी हालत उसकी कर पाती। अक्षय की बात सुनकर रुद्राक्षी ने उसकी तरफ घूर कर देख कहा, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें आजकल कुछ ज्यादा ही पंचायत है? रुद्राक्षी का गुस्सा खुद पर बरसता देखकर अक्षय ने वहां से भागने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे ना थोड़ा काम याद आ गया है, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर अक्षय तुरंत वहां से भाग गया। उसे अच्छे से पता था अगर रुद्राक्षी उस पर अपना गुस्सा निकलेगी तो उसकी हालत कैसी होने वाली है। अक्षय के जाने के बाद रुद्राक्षी ने गहरी सांस ली। उस गर्म चाय को पीने के साथ ही रुद्राक्षी के दिमाग का टेम्परेचर भी और ज्यादा गर्म होते जा रहा था। वही कार में बैठा रुद्राक्षी को ही देखे जा रहा था। रुद्राक्षी का गुस्सा वह वहां बैठे ही देख पा रहा था। रुद्राक्ष ने कंफ्यूजन में कहा, ये लाल टमाटर लाल मिर्च क्यों बनी बैठी है, क्या कुछ गलत हुआ है?
जाकर पता करो कोर्ट रूम में क्या हुआ है, रुद्राक्ष ने अपने आगे बैठे आकाश की तरफ देखते हुए कहा। रुद्राक्ष की बात सुनकर आकाश ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और फिर तुरंत किसी को कॉल करने लगा। एक आम आदमी के लिए यह पता करना कि कोर्ट के रूम में क्या हुआ है नामुमकिन था। पावरफुल से पावरफुल लोग भी है पता नहीं कर पाते थे, पर रुद्राक्ष वंसल के लिए ये सिर्फ एक छोटी सी बात थी। लगभग 10 मिनट बाद ही आकाश के फोन में एक सीसीटीवी फुटेज आए। आकाश ने वह फुटेज रुद्राक्ष के लैपटॉप में ट्रांसफर कर दी। रुद्राक्ष ने अपने लैपटॉप को ऑन कर जब उस सेटिंग फुटेज को देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई। वह उस कोर्ट रूम की सीसीटीवी फुटेज थी जहां पर आज रुद्राक्षी शिवानी का केस लड़ रही थी। रुद्राक्षी की बातें सुनकर पता नहीं क्यों रुद्राक्ष को ऐसा लग रहा था जैसे रुद्राक्षी रोहन को नहीं बल्कि उससे ही यह सब कह रही हो। वहीं आकाश तो रुद्राक्षी की स्किल देखकर हैरान रह गया था। कैसे रुद्राक्षी ने एक छोटे से केस जिसमें सिर्फ डाइवोर्स होना था, रुद्राक्षी ने उसे पूरा घुमा दिया था और रोहन भट्ट को जेल के साथ फाइन की भी सजा सुनवा दी थी। मैम तो सच में माइंड ब्लोइंग है, आकाश ने अपने मन में खुद से ही कहा। ये चौथी बार था जब आकाश रुद्राक्षी से इम्प्रेस हुआ था। पहली बार जब आकाश ने शालिनी से कॉम्पिटिट कंपटीशन में लड़ते हुए देखा, दूसरी बार जब शर्मा परिवार के बुजुर्ग लोगों को खत्म कर दिया गया था, तीसरी बार जब रेसिंग बाइक के बारे में पता चला था, चौथी की ड्राइविंग स्किल्स देखी थी तब भी वह रुद्राक्षी से इम्प्रेस हो गया था। जहां आकाश खुश था वही रुद्राक्ष के चेहरे को देखकर लग रहा जैसे वह रुद्राक्षी को कच्चा चबा जाएगा। रुद्राक्ष ने लैपटॉप बंद किया और उसकी नज़र सीधे रुद्राक्षी पर जा रुकी जो इस वक्त एक पुलिस ऑफिसर से बातें कर रही थी। रुद्राक्ष ने देखा उस पुलिस ऑफिसर से बातें करते हुए रुद्राक्षी के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। उसके चेहरे पर जो गुस्सा थोड़ी देर पहले मौजूद था वह सारा गायब हो चुका था। रुद्राक्ष ने जब ध्यान से देखा तो उसने उस पुलिस ऑफिसर को पहचान लिया। वह कोई और नहीं इंस्पेक्टर मान था जो उस दिन क्लब में था। मान को देखकर रुद्राक्ष की आंखें सर्द हो गई। आकाश को भी अचानक से कार का टेम्परेचर गिरता हुआ महसूस हुआ। आकाश ने पीछे देखा तो रुद्राक्ष औरा हो रहा है। इस वक्त कुछ ज्यादा ही डरावना दिखाई दे रहा था। आकाश को कुछ समझ नहीं आया आखिर अचानक से रुद्राक्ष को हुआ क्या। आकाश की नज़र भी रुद्राक्षी पर पड़ी जो किसी और लड़के के साथ हंसते हुए बातें कर रही थी। क्या सर जेलरेस हो रहे हैं, आकाश ने अपने मन में सोचा। इंस्पेक्टर मान, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मेरा हर जगह पीछा कर रहे हैं, रुद्राक्षी ने हंसते हुए इंस्पेक्टर मान से पूछा। मान ने मुस्कुरा कर रुद्राक्षी ने की तरफ देखकर कहा, वैसे मैं कर भी सकता हूं, आखिर इतनी खूबसूरत लड़कियां आजकल मिलती ही कहाँ है। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, रुद्राक्षी ने भी हंसते हुए कहा। वह दोनों ही हंसने लगे। उसके बाद इंस्पेक्टर मान ने कहा, वह मैं यहाँ पर एक केस के सिलसिले में आया था। हाँ, आपका और मेरा तो मिलना लगा ही रहेगा, आखिर मेरा काम है क्रिमिनल्स को सजा दिलाना और आपका उन्हें पकड़ना, रुद्राक्षी ने कहा। रुद्राक्षी की बात सुनकर इंस्पेक्टर मान ने उसे घूरते हुए कहा, और मुझे लगता है कुछ दिनों में आप हम सारे पुलिस इंस्पेक्टर्स की जॉब को खो जाओगी। आप खुद ही क्रिमिनल्स को पकड़ी भी है, उन्हें मरती भी है और उन्हें सजा भी दिलवाती है, और जब हम कोई क्लू ढूंढे तो हमें वह भी नहीं मिलता। आपको मेरे मासूम से चेहरे को कहां से लगता है कि मैं किसी को मार सकती हूं, रुद्राक्षी ने अपने चेहरे का पाउट बनाकर मान से कहा। रुद्राक्षी की बात सुनकर मान मुस्कुराने लगा। उसकी नज़र एक तक रुद्राक्षी के चेहरे पर ही टिकी हुई थी जो काफी खूबसूरत दिखाई दे रहा था। रुद्राक्षी को खुद भी नहीं पता था कि उसकी उस मुस्कान पर कोई आदमी कितनी जल्दी अपना दिल हार बैठ सकता है। आप मुस्कुराती हुई और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो, जैसे कयामत हो, मान ने रुद्राक्षी की तरफ देखकर कहा। मान की बात सुनकर रुद्राक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है आप हम पर दिल हार रही हैं, पर जरा अपना दिल संभाल के रखना। रुद्राक्षी तो सिर्फ मान से मजाक कर रही थी। मान भी यह बात अच्छे से जानता था, पर रुद्राक्षी को कहाँ मान के दिल की हालातों के बारे में पता था। वही रुद्राक्ष जो कार में बैठा हूं वह उन दोनों को भी देखे जा रहा था। उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। जिस तरह रुद्राक्षी मुस्कुराते हुए मान से बात कर रही थी उसे देखकर रुद्राक्ष ने अपने मन में कहा, मुझसे तो कभी ऐसे मुस्कुराते हुए बात नहीं की, ऐसे तो मैं पतिदेव आपसे प्यार करती हूँ, करती रहती है, और अब देखो कैसे बाहर दूसरे आदमी पर डोरे डाल रही है। चैप्टर 237 तुम्हारे हाथ बहुत सुंदर है बेबी, लेट्स गो। रुद्राक्ष को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। आकाश को ऐसे महसूस हो रहा था जैसे रुद्राक्ष के शरीर में से धुआं निकल रहा हो। रुद्राक्ष गुस्से में पूरा लाल हो चुका था, जिसे देखकर अब आकाश को भी डर लगने लगा था। उसे अच्छे से पता था रुद्राक्ष का गुस्सा कैसा है।
वैसे आपके हाथ काफी खूबसूरत हैं, मान ने रुद्राक्षी के हाथों की तरफ देखते हुए कहा। रुद्राक्षी ने अपने हाथ मान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, जरा ध्यान से देखिए, इनमें क्या प्यार दिखाई दे रहा है आपको? आपको कैसे पता मैं ये सब देखता हूँ? मान ने रुद्राक्षी से पूछा। मान की बात सुनकर रुद्राक्षी ने हंसते हुए कहा, मैं एक लॉयर हूँ, सब कुछ पता रखती हूँ। रुद्राक्षी की बात सुनकर मान ने कहा, लगता है आप मेरी भी काफी अच्छी तहकीकात कर रही है। मान की बात सुनकर रुद्राक्षी मुस्कुरा दी। मान ने रुद्राक्षी का हाथ अपने हाथों में लिया, जिसे देखकर कार में बैठे रुद्राक्ष का हाल ऐसा हो गया जैसे वह अभी ब्लास्ट हो जाएगा। लेडी बॉस को पता भी नहीं है उनके ये सब करने से अभी यहाँ चारों तरफ आग लग सकती है। अगर जल्दी ही मैम सर के पास नहीं आई तो हो सकता है सर गुस्से में इस पूरे कोर्ट को ही उड़ा दे। आकाश ने अपना थूक हटकते हुए अपने मन में कहा। आकाश रुद्राक्ष के सारे काम करता है। रुद्राक्ष के गुस्से के बारे में आकाश से ज्यादा अच्छे तरीके से किसी को नहीं पता था। मान रुद्राक्षी के हाथों को देखकर कुछ बताता इससे पहले ही रुद्राक्षी का फोन रिंग करने लगा। रुद्राक्षी ने अपने फोन की तरफ देखा और मान से अपना हाथ छुड़ा लिया। रुद्राक्षी के फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा था, पर उस नंबर को देखते ही रुद्राक्षी पहचान गई। यह कौन हो सकता है? रुद्राक्षी ने कॉल कट कर दिया, उसे रुद्राक्ष से बात नहीं करनी थी। रुद्राक्षी की यह हरकत देखकर रुद्राक्ष ने गुस्से में आकाश से कहा, मास्क। रुद्राक्ष के ये कहते ही आकाश ने जल्दी से वह मास्क जो आगे पड़ा था वह रुद्राक्ष को दे दिया। रुद्राक्ष ने मास्क पहने और कार से बाहर निकल गया। रुद्राक्ष के ऐसा करने से आकाश भी हैरान था, क्योंकि रुद्राक्ष कभी ऐसे किसी एरिया में जाना पसंद नहीं करता था। वह जितना हो सके अकेले रहना ही पसंद करता। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बॉस को लेडी बॉस से प्यार होने लगा है? आकाश ने खुद से ही कहा। रुद्राक्ष जैसे ही कार से बाहर आया, हर कोई रुद्राक्ष की तरफ ही देखने लगा। आखिर हमारे रुद्राक्ष की पर्सनैलिटी ही ऐसी थी कि जो जहां जाए सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। मास्क लगाने से रुद्राक्ष और भी ज्यादा हैंडसम और मिस्टीरियस लग रहा था। उस ब्लैक कलर के मास्क की वजह से अब रुद्राक्ष की सिर्फ वह गहरी आंखें दिखाई दे रही थी, पर उन आंखों में अभी कहीं से भी शांति नहीं थी, वह आग की तरह धड़धक रही थी। लड़कियां तो रुद्राक्ष को ही घूर घूर कर देख रही थी। यह इतना हैंडसम बंदा कौन है? अगर कोर्ट में हमेशा इतने हैंडसम लड़के आते रहे तो मैं तो हमेशा यहाँ पर काम करती रहूं, एक लॉयर ने रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए कहा। रुद्राक्ष की आंखों में जो डरावना ऑरा था उसे देखकर कोई भी रुद्राक्ष के पास नहीं जा रहा था। रुद्राक्ष बड़े ही स्टाइल के साथ सीधे रुद्राक्षी की तरफ जाने लगा। रुद्राक्षी और मान ने भी नोटिस किया वहां कुछ तो अजीब है। सब लोग एक तरफ देख रही है। जब रुद्राक्षी और मान ने भी उसे तरफ देखा तब रुद्राक्षी हैरान रह गई। मान तो रुद्राक्ष को नहीं पहचाना, पर रुद्राक्षी ने जैसे ही रुद्राक्ष को देखा वह तुरंत उसे पहचान गई। आखिर वह उस इंसान को कैसे भूल सकती थी जिससे वह आज सुबह ही लड़ाई करके आए हो। यह मिस्टर सदू मुंह यहाँ पर क्या कर रहे हैं? रुद्राक्षी ने धीरे से बड़बड़ाया। रुद्राक्षी की आवाज सुनकर मान ने कहा, क्या तुमने कुछ कहा? रुद्राक्षी ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए अपनी गर्दन नामे दिला दी। यह आदमी कौन है? मान ने कहा। रुद्राक्षी कुछ कह पाती उससे पहले ही रुद्राक्ष रुद्राक्षी के पास आया और उसने तुरंत रुद्राक्षी के कमर पर हाथ डाल उसे अपनी तरफ खींच लिया। रुद्राक्षी कुछ समझ पाती इससे पहले ही रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी को कसकर अपने गले लगा लिया। वही यह सब देखकर मान और बाकी सब लोग हैरान रह गए। रुद्राक्षी खुद शॉक थी। रुद्राक्ष ये सब कर क्या रहा है? बेबी, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मुझे ऐसे इंतजार नहीं करवाना चाहिए? मैं कब से तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा हूँ। रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी के गले लगे कहा। रुद्राक्ष की आवाज वहां मौजूद बहुत से लोग सुन सकते थे। रुद्राक्ष की आवाज में एक अलग ही अट्रैक्शन था। वही रुद्राक्षी ने रुद्राक्षी हुए मुस्कुराने की कोशिश की और धीरे रुद्राक्ष के कान में कहा, ये सब क्या है मिस्टर सैडू? रुद्राक्ष रुद्राक्षी से दूर हुआ। उसने रुद्राक्षी के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा, बेबी क्या तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो? आई प्रॉमिस माय नेक्स्ट टाइम से ज्यादा वाइल्ड नहीं रहूंगा। रुद्राक्ष की यह बात सुनकर तो रुद्राक्षी की आंखें बाहर आने वाली थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे रुद्राक्ष ने आज कुछ गलत खा पी लिया है। रुद्राक्ष की बातों के पीछे मतलब का हर कोई समझ सकता था। वही इंस्पेक्टर मान ने जब ये बात सुनी तो उसकी नजर अपने आप ही रुद्राक्ष की तरफ चली गई। रुद्राक्षी भी कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी, जिसे देखकर मान के दिल में एक टीस सी उठी। उसके चेहरे की सारी चमक गायब हो चुकी थी। फिर भी मान ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, रुद्राक्षी आपने बताया नहीं ये कौन है?
मान की बात सुनकर रुद्राक्ष से थोड़ा दूर हुई। मानिक ने एक बार फिर रुद्राक्षी को कमर से पकड़ उसे खुद से बिल्कुल चिपका लिया। रुद्राक्षी ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए मुस्कुराकर मान से कहा, मैं बताने ही वाली थी। यहाँ पर इंट्रोडक्शन की मुझे नहीं, तुमको जरूरत है। रुद्राक्ष ने बीच में ही इंटरफेयर करते हुए कहा। उसकी आवाज काफी सख्त थी जो मान भी समझ रहा था। मैं इंस्पेक्टर मान, रुद्राक्षी का बेस्ट फ्रेंड, मान ने कहा। रुद्राक्षी ने हैरानी में मान तरफ देखा क्योंकि वह और मान बेस्ट फ्रेंड नहीं सिर्फ फ्रेंड थे। मानन की बात सुनकर रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए मानन से कहा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। रुद्राक्षी ने कभी मुझे तुम्हारे बारे में नहीं बताया, इसका मतलब साफ है कि तुम उसके दोस्त तक नहीं हो, वरना वह मुझे अपनी लाइफ हर एक इम्पोर्टेंट इंसान के बारे में बताती है। रुद्राक्ष की बात सुनकर मान ने कहा, तुम कौन हो? मैंने पहले कभी तुम्हें रुद्राक्षी के साथ नहीं देखा। इट्स नन ऑफ योर कंसर्न, यू जस्ट स्टे अवे फ्रॉम माई वुमन, रुद्राक्ष ने कोल्ड वॉइस ने कहा। रुद्राक्षी रुद्राक्ष और मान की तरफ से देख रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था वह इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। बेबी लेट्स गो, रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी की तरफ देखकर कहा और फिर तुरंत उसे वहां से लेकर चला गया। मान वहीं खड़ा देखता रह गया। वही रुद्राक्षी ने पीछे मुड़कर मान की तरफ देखा। ये देखकर रुद्राक्ष को गुस्सा आ गया। उसने तुरंत रुद्राक्षी को अपनी गोद में उठा लिया और फिर रुद्राक्षी की आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुमने फिर से उसकी तरफ देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रुद्राक्षी इस वक्त रुद्राक्ष को प्रोवोक नहीं कर सकती थी। उसे अच्छे से पता था मानिक अभी गुस्से में है और वह कुछ भी कर सकता है, इसलिए रुद्राक्षी ने फिर से मान की तरफ नहीं देखा। मान वहीं खड़ा रुद्राक्ष की तरफ देखता रह गया। उसे बहुत बुरा लग रहा। रुद्राक्षी को लेकर कार में बैठ गया पर मान की नजरें अभी तक उन दोनों पर ही थी। रुद्राक्षी को कार में बैठाने के बाद रुद्राक्ष भी जाकर कार में बैठ गया। रुद्राक्षी बहुत गुस्से में थी। उसने रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा, ये क्या था रुद्राक्ष? अभी सब लोग मुझे ही देख रहे थे और तुमने ने मां से इस तरह से बात क्यों की? रुद्राक्षी की बात सुनकर रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी की तरफ देखा और उसे कमर से पर एकदम खुद के करीब कर गुस्से में अपने दांत भींचते हुए कहा, और वह क्या था जब तुम किसी दूसरे आदमी के हाथ में अपना हाथ दे रही थी? क्या तुम भूल गई हो तुम मैरिड हो? रुद्राक्ष की बात सुनकर रुद्राक्षी को भी गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में रुद्राक्ष को खुद से दूर धक्का दिया जिससे रुद्राक्ष रुद्राक्षी से दूर हो गया। और आप जो सुबह किसी और लड़की को अपनी गले लगा रहे थे वह क्या था? क्या आप भूल गए कि आप भी मैरिड हैं? मैंने तो सिर्फ हाथ दिया था पर आपने तो उसे अपने सीने से ही लगा रखा था, रुद्राक्षी ने कहा। रुद्राक्षी का चेहरा अभी गुस्से में बिल्कुल लाल था। वह दोनों ही बहुत गुस्से में थी। रुद्राक्ष ने तुरंत रुद्राक्षी के सर को पकड़ उसके चेहरे को अपने करीब किया और अपने होठों को रुद्राक्षी के होठों पर रख दिया। रुद्राक्षी के सिर को पीछे से पकड़ रुद्राक्ष बड़े ही पैशन और एग्रेसिव तरीके से रुद्राक्षी को किस कर रहा था। वही रुद्राक्षी भी बहुत गुस्से में थी। वह भी रुद्राक्ष को किस करने के साथ ही उसके होठों पर बाइट भी कर रही थी। रुद्राक्षी के बाइट करने से भी रुद्राक्ष नहीं रुक। वह दोनों ऐसे ही पूरे पैशन के साथ एक दूसरे को किस कर रहे थे। यह उन दोनों की जलन थी, उनका गुस्सा था या उनका प्यार, ये तो उन दोनों को भी समझ नहीं आ रहा था। जैसे ही रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी को किस करना शुरू किया, आकाश ने कार का पार्टीशन ऑन कर दिया। उन दोनों को देखकर आकाश ने अपने मन में कहा, लगता है लेडी बॉस भी आज काफी गुस्से में है, ये दोनों ही आग के गोले हैं। चैप्टर 238 आकाश को रुद्राक्ष का हॉलीवुड पर भेजने को बोलना। आगे बैठा आकाश काफी खुश था क्योंकि अगर अब रुद्राक्ष का सारा गुस्सा उसके ऊपर तो नहीं फूटने वाला। रुद्राक्षी नहीं आई होती तो शायद रुद्राक्ष आज पूरे दिन उसे नहीं छोड़ता। क्या वह रुद्राक्षी का बॉयफ्रेंड था? अपनी जगह पर खड़े मान ने खुद से ही कहा। उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर वह लड़का कौन था और क्यों वह रुद्राक्षी से चिपक रहा था। फिर भी रुद्राक्षी उसे कुछ नहीं कह रही थी, जबकि रुद्राक्षी तो एक ऐसी लड़की नहीं है जो किसी को सहन करे। इसका मतलब साफ था वह आदमी जरूर रुद्राक्षी के बहुत करीब था। अक्षय जब वापस आया उसने देखा रुद्राक्षी वहां पर नहीं है। रुद्राक्षी को वहां ना देख अक्षय ने कंफ्यूजन में कहा, ये रुद्राक्षी कहाँ चली गई? पता नहीं, इसका भी कुछ समझ नहीं आता। थोड़ी देर पहले तो कैसे ज्वालामुखी बनके घूम रही थी। अगर इसकी शादी किसी से हो गई तो बेचारे लड़के की तो जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगी।
दूसरी तरफ रुद्राक्षी और रुद्राक्ष की उस पैशनेट किस के बाद जब उन दोनों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी तब दोनों एक दूसरे से दूर हुए। ये किस बहुत डीप और पैशन से भरी थी। इस किस को ना ही तो रुद्राक्षी ना ही रुद्राक्ष कभी अपनी जिंदगी में भूलने वाले थे। रुद्राक्षी का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वह गुस्से में रुद्राक्ष की तरफ देख रही थी। उसका मन कर रहा था वह अभी रुद्राक्ष को बहुत सुनाए, पर रुद्राक्षी ने कुछ नहीं कहा और तुरंत रुद्राक्ष से मुंह फेर के बैठ गई। वही रुद्राक्षी के ऐसा करने से रुद्राक्ष के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने मुस्कुराते हुए अपने होठों को अंगूठे से रब कर रुद्राक्षी की तरफ देखा। वह इस किस से काफी सेटिस्फाई दिखाई दे रहा था, पर यह बात हमारी रुद्राक्षी को नहीं दिखाई दी क्योंकि रुद्राक्षी का चेहरा तो दूसरी तरफ था। रुद्राक्ष समझ गया था रुद्राक्षी जिज्ञासा के उसे गले लगाने से जेलस है। रुद्राक्ष ने अपनी सीट पर बैठे हुए आकाश को कॉल कर कहा कारविला की तरफ ले चलो। आकाश में ओके कहा, फिर ड्राइवर से कारविला की तरफ लेकर जाने को कहा। पूरे रास्ते रुद्राक्षी बिल्कुल चुप रही। उसने रुद्राक्ष से बिल्कुल भी बात नहीं की, ना ही उसकी तरफ एक नजर देखा तक नहीं। दूसरी तरफ कियान अपने रूम में मौजूद हर एक सम्मान को तोड़ रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार शिवांगी का जय को गले लगाना आ रहा था, जिसे सोचते हुए कियान पागल हो रहा हो। वह शिवांगी को कभी किसी और के पास जाते हुए नहीं देख सकता था। तुम किसी और को कैसे छू सकती हो? तुमने उससे अपने गले कैसे लगाया? शिवांगी, तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना अपने कियान से। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। अगर तुम मेरी ना हुई तो मैं किसी की तुम्हें नहीं होने दूंगा, कियान ने चिल्लाते हुए कहा। मुझे पता है तुम मुझे कुछ नहीं बताना चाहती, पर अगर तुम्हें कभी भी लगे कि तुम्हें किसी की जरूरत है, एक दोस्त की, तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, जय ने मुस्कुराते हुए शिवांगी से कहा। शिवांगी ने जय की तरफ देखा और अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। जय उसके लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं था। जय बचपन से ही शिवांगी को सबसे प्रोटेक्ट करता आया था। शिवांगी को कभी भी कोई प्रॉब्लम होती तो हमेशा ही जय सबसे पहले शिवांगी के पास होता। अब तुम अंदर जाओ, जय ने कहा। जय की बात सुनकर शिवांगी कार से बाहर निकल गई। शिवांगी फिर वापस मेंशन के अंदर जा रही थी कि तभी उसे कुछ याद आया। शिवांगी वापस कार के आई। उसने जय की में विंडो पर अपना हाथ रखकर कहा, प्लीज भैया को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है, पर मैं तुम्हें एक एडवाइस दे रहा हूं, तुम वही करना जो तुम्हारा दिल करे। किसी और के बहकावे में आकर गलत फैसला कर सिर्फ तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होगी, जय ने कहा। उसकी बातों का मतलब शिवांगी अच्छी सी समझ रही थी। उसने अपनी गर्दन मुस्कुराते हुए हाँ में हिलाई। उसके पास शिवांगी वापस रंधावा मेंशन के अंदर चली गई। जय वही कार में बैठा शिवांगी को देखता रह गया। जय ने अपना सिर सीट से लगाकर अपनी आंखें बंद की। उसे याद आ रहा था कि कैसे शिवांगी कॉलेज में गई थी। तब जय ने उसे प्रपोज करने के बारे में सोचा था, पर तभी शिवांगी ने जय को कियान के बारे में बताया, जिसे सुनकर जय का दिल टूट गया। वह इंडिया छोड़कर ही चला गया। जय शिवांगी से हमेशा से ही प्यार करता था, ना ही तो वह शिवांगी को किसी और के साथ देख सकता था, ना ही उसके बिना रह सकता था। इसीलिए जय ने सबसे बिजनेस का बहाना बनाया और यहाँ से चला गया। कोई भी जय की फीलिंग्स के बारे में नहीं जानता था। जय ने कभी किसी को इस बारे में खबर तक नहीं होने दी। पता नहीं मेरी किस्मत में तुम्हारा प्यार लिखा है भी या नहीं, जय ने अपनी आंखें बंद किए हुए ही कहा। कोई प्यार मांग रहा था तो कोई प्यार छीनने की बातें कर रहा था। अब देखते हैं किस्मत किसे अपना प्यार देती है और किस छीनती है। दूसरी तरफ रुद्राक्ष की कार विला के बाहर आकर रुकी। रुद्राक्षी ने बिना रुद्राक्ष की तरफ देखकर का दरवाजा खोला और सीधी विला के अंदर चली गई। उसका रुद्राक्ष से बात करने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। वह काफी गुस्से में थी। यह बात रुद्राक्ष भी काफी अच्छी तरीके से समझ रहा था। पता नहीं क्यों रुद्राक्ष को रुद्राक्षी की बातों पर गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि उसके होठों पर यह सब देखकर मुस्कुराहट आ रही थी। रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी की तरफ देखकर आकाश से कहा, आज का तुम्हारी। चैप्टर 239 रुद्राक्ष का रुद्राक्षी के लिए छोले भटूरे बनाना। हॉलीडे। रुद्राक्ष की बात सुनकर आकाश खुश हो गया। पिछले 1 साल से आकाश को छुट्टी नहीं मिली थी। अचानक से रुद्राक्ष ऐसे छुट्टी देने से आकाश हैरान रह गया। पहले तो आकाश हैरान रह गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि रुद्राक्ष ने कुछ ऐसा कहा, पर अगर आकाश रुद्राक्ष से फिर से कोई सवाल करता तो जरूर रुद्राक्ष उसे ओवर टाइम करवाता। इसीलिए आकाश ने खुशी से रुद्राक्ष से कहा, थैंक यू सर। बस ये कहकर आकाश तुरंत वहां से निकल गया। उसे वैसे भी इतनी सालों बाद छुट्टियां मिली थी, वह कैसे उसे ऐसे ही जाने देता। रुद्राक्ष का मूड बदले इससे पहले ही आकाश वहां से जा चुका।
था और मेक्सिको सिटी की टिकट भी करवा ली थी। रुद्राक्ष ने फिर विला की तरफ देखा, फिर मुस्कुराते हुए विला के अंदर चला गया। विला में मौजूद बटलर और सर्वेंट रुद्राक्ष को देखकर हैरान थे, क्योंकि रुद्राक्ष के चेहरे पर मुस्कान थी जो कि उन लोगों ने पहले कभी नहीं देखी थी। रुद्राक्ष को खुद नहीं पता था कि वह कितना खुश था, सिर्फ एक उसके से रुद्राक्ष को इतनी खुशी हुई थी। दूसरी तरफ रुद्राक्षी अपने बेड पर बैठी थी कि तभी उसके फोन पर आयशा का कॉल आया। आयशा का कॉल देखकर रुद्राक्षी की आंखें नम हो गई। उसने तुरंत आयशा का कॉल पिक किया। हेलो। दूसरी तरफ से आयशा की धीरे से आवाज आए। आयशा की आवाज सुनकर ही रुद्राक्षी समझ गई थी कि आयशा बहुत उदास है। आयशा की हालत को समझते हुए रुद्राक्षी ने खुद को संभाला और फिर बालकनी में जाकर आयशा से कहा, क्या हुआ है तुमको वही जो तुम्हें हुआ है, एक तरफा प्यार करने का दर्द। आयशा ने एक अजीब सी मुस्कान अपने होठों पर भी बिखेरते हुए कहा। वह भी रुद्राक्षी की आवाज सुनकर ही सजग गई थी। रुद्राक्षी क्या फील कर रही है, ऐसे ही थोड़ी ना, वह दोनों इतनी अच्छी बेस्ट फ्रेंड थी। अब हम कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं, जो होना था वह तो हो चुका है, रुद्राक्षी ने कहा। आयशा ने उससे पूछा, क्या हुआ, रुद्राक्ष ने कुछ किया क्या? इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं है, वह तो मुझसे प्यार करता ही नहीं है, उसके लिए तो जिज्ञासा की उसका प्यार है। रुद्राक्षी की बात सुनकर आयशा भी चुप हो गई, आखिर उसके साथ भी तो कुछ ऐसा ही हो रहा था। क्या तुम व्योम के साथ हो, रुद्राक्षी ने अचानक से आयशा से पूछा। रुद्राक्षी की बात सुनकर आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं उसके साथ कभी नहीं हो सकती, उसकी जिंदगी में पहले से ही किसी और की यादें हैं जिन्हें वह कभी भूल नहीं सकता है। रुद्राक्षी और आयशा दोनों ही कुछ पल के लिए कॉल पर चुप हो गई। आयशा ने फिर अचानक से रोते हुए कहा, क्या करूं यार, मुझसे हैंडल नहीं हो रहा, मुझे पता है कि गलती मेरी है, जो यह मैंने एक तरफा प्यार किया। आयशा के आंसू निकल आए थे। रुद्राक्षी की भी आंखों में पानी आ गया। कोई बात नहीं, मेरा एक बार काम हो जाए यहाँ, फिर हम दोनों ही यहाँ से चले जाएंगे। रुद्राक्षी की बात सुनकर आयशा ने भी अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। उसके बाद आयशा ने रुद्राक्षी से कहा, ठीक है, उससे पहले मुझे भी एक जरूरी काम करना है, एक बार वह पूरा कर दूं, उसके बाद हम दोनों ही इस शहर से बाहर चले जाएंगे। रुद्राक्षी ने भी अपनी गर्दन हाँ में हिलाए और उसके बाद कॉल कट कर दिया। रुद्राक्षी वही बालकनी में खड़ी होकर ठंडी हवा में सुकून ढूंढने की कोशिश करने लगी। रुद्राक्ष रूम में आया, उसने देखा रुद्राक्षी रूम में नहीं है। ये देख रुद्राक्ष सीधे बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद रुद्राक्ष जब रूम में आया, उसे फिर भी रुद्राक्षी कहीं दिखाई नहीं दी। रुद्राक्ष ने इस वक्त सिर्फ नीचे लोअर पहन रखा था, उसकी ऊपर बॉडी में इस वक्त कुछ भी नहीं था। उसके सिक्स पैक साफ दिखाई दे रही थी, जो काफी हॉट एंड सेक्सी लग रहे थे। रुद्राक्ष का ध्यान बालकनी की तरफ गया। उसने वहां जाकर देखा तो रुद्राक्षी वहां पर खड़ी थी। ये देखकर रुद्राक्ष ने कुछ सोचा और फिर रूम से निकल के नीचे हॉल में आ गया। किचन में जाकर रुद्राक्ष ने शेफ से एप्रेन मांगा और फिर किचन में काम करने लगा। शेफ को तो आदत हो गई थी यह सब देखने की, पहले कभी रुद्राक्षी किचन में आकर कुछ बनाती थी तो कभी युवान। रुद्राक्ष के हाथ बड़े ही खूबसूरती से चाकू चला रहे थे, जो दिखने में काफी एलिफेंट दिखाई दे रहा था। सभी लोग सबसे ज्यादा हैरान तो ये देखकर थे कि रुद्राक्ष ने अपनी ऊपर बॉडी पर कुछ भी नहीं पहन रखा है। रुद्राक्ष इस वक्त किसी परफेक्ट मॉडल की तरह दिखाई दे रहा। लगभग 30 मिनट बाद ही जब रुद्राक्ष का काम पूरा हो गया, उसने एप्रेन को साइड में रखा और फिर हॉल में आकर खुद से ही कहा, अब क्या मुझे उसे बुलाकर भी लेकर आना होगा? मैं नहीं जाने वाला, चाहे जितना गुस्सा रहना है रहे। रुद्राक्ष की खुद से ही कहा। फिर 1 मिनट बाद ही रुद्राक्ष खुद ही सीढ़ियों से ऊपर रूम की तरफ जाने लगा। रूम में आने के बाद रुद्राक्ष ने देखा रुद्राक्षी बेड पर बैठी कहीं खोई हुई थी, कुछ सोच रही है। रुद्राक्षी के पास गया। वह इस वक्त कुछ भी बहस नहीं करना चाहता था, इसीलिए रुद्राक्ष ने आगे जाकर रुद्राक्षी को अपने गोद में उठा लिया। रुद्राक्ष के ऐसे अचानक गोद में उठाने से रुद्राक्षी होश में आई। उसने तुरंत रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा, यह आप क्या करें, मुझे नीचे उतारिए। पर रुद्राक्ष ने उसकी एक नहीं सुनी और वैसे ही रुद्राक्षी को लेकर नीचे जाने लगा। वही रुद्राक्ष के गोद में उठाने से एक बार फिर रुद्राक्षी के दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। रुद्राक्ष ने ऊपर कुछ भी नहीं पहन रखा था, जिससे रुद्राक्षी के हाथ सीधे रुद्राक्ष के खुले सीने को टच कर रहे थे।
रुद्राक्ष के सिक्स पैक को छूने के बाद रुद्राक्षी हैरान रह गई। उसने हैरानी में एक नज़र रुद्राक्ष की तरफ देखा और फिर रुद्राक्ष के सीने को घूरने लगी। रुद्राक्ष ने भी यह नोटिस कर लिया था। उसने रुद्राक्षी की तरफ देखकर एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम चाहती हो तुम इन्हें बहुत टाइट भी पकड़ सकती हो। रुद्राक्ष के ऐसा कहने से अगर गुस्सा नहीं होती तो वह जरूर ऐसा कुछ कर लेती, पर वह इस वक्त रुद्राक्ष से गुस्सा थी, इसलिए उसने तुरंत अपने हाथ पीछे ले लिए। ये देखकर रुद्राक्ष ने अपनी गर्दन ना मिला। आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? मुझे आपसे बात नहीं करनी है, ना ही मुझे आपकी गोद में घूमने का शौक है। रुद्राक्षी ने गुस्से में रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए कहा। रुद्राक्षी की बात सुनकर रुद्राक्ष जो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था उसने रुद्राक्षी को घूरते हुए कहा, अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया तो तुम्हें यही नीचे गिरा दूंगा। रुद्राक्ष की बात सुनकर रुद्राक्षी ने तुरंत अपने हाथों को रुद्राक्ष की गर्दन के चारों तरफ लपेट लिया। उसे रुद्राक्ष पर विश्वास नहीं था, रुद्राक्ष उसे नीचे गिरा भी सकता था। रुद्राक्ष रुद्राक्षी को लेकर नीचे आया और सीधे उसे डाइनिंग चेयर पर बैठा दिया। हिलना मत यहां से, रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी को घूरते हुए कहा और फिर किचन में चला गया। रुद्राक्षी हैरान थी कि आखिर रुद्राक्ष कर क्या रहा है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। रुद्राक्ष किचन से अपने हाथों में कुछ लेकर आए, उसके पीछे ही शेफ की कुछ लेकर आ रहे थे, जो देखकर रुद्राक्षी कंफ्यूज रह गई, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी के लिए प्लेट निकाली और उसमें अपने हाथों से छोले भटूरे सर्व किए। वह छोले भटूरे दिखने में कुछ ज्यादा ही डिलीशियस लग रहे थे, जिसे देखकर रुद्राक्षी के मुंह में पानी आ गया। उसका मन तो कर रहा था वह सारे खा जाए, पर रुद्राक्ष को खड़ा देखकर रुद्राक्षी ने ऐसे दिखाने की कोशिश की जैसे उसे कुछ भी फर्क ही न पड़ा हो। इतना गुस्सा रुद्राक्ष में रुद्राक्षी की तरफ देखते हुए कहा। रुद्राक्ष की बात सुनकर रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष की तरफ बिना देखे कहा, क्यों नहीं कर सकती, मेरा जितना मन होगा मैं उतना गुस्सा करूंगी। रुद्राक्ष की बात सुनकर रुद्राक्षी ने कहा। चैप्टर 240 ये किस होता है व्योम का गलत समय पर आना, रुद्राक्ष का व्योम को घूरना। रुद्राक्षी के पास ही एक चेयर खींची और फिर चेयर पर बैठ रुद्राक्षी को खींच अपनी गोद में बैठा लिया। रुद्राक्षी उन्होंने हैरानी में रुद्राक्ष की तरफ देखा, पर रुद्राक्ष ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसी उसके लिए कोई नई बात ना हो। रुद्राक्ष ने जब रुद्राक्षी को हैरान होते देखा उसने कहा, स्वीट हार्ट क्या तुम पहली बार मेरी गोद में बैठी हो? रुद्राक्ष के मुंह से स्वीट हार्ट सुनकर रुद्राक्षी को ऐसा लग रहा था जैसे उसके कानों ने सुनने समझने की शक्ति को ही खो दिया हो। रुद्राक्षी के चेहरे पर इतनी हैरानी देखकर रुद्राक्ष मुस्कुराया। रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी की कमर को धीरे धीरे सहलाते हुए कहा, अगर तुम अपने चेहरे की एक्सप्रेशंस चेंज नहीं करोगी तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये कहते हुए रुद्राक्ष अपनी नाक को रुद्राक्षी की नाक पर रब करने लगा। रुद्राक्ष ने फिर छोले भटूरे की एक बाइट रुद्राक्षी के मुंह के सामने करते हुए कहा, खाओ। रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष की तरफ देखा और जैसे ही वह कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलती, रुद्राक्ष ने जबरदस्ती वह बाइट रुद्राक्षी के मुंह में डाल दी। पहले तो रुद्राक्षी हैरान रह गई, पर जब उस छोले भटूरे का स्वाद रुद्राक्षी के मुंह में घुलने लगा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। रुद्राक्षी को जैसे छोले भटूरे खाने थे ये बिल्कुल वैसे ही थे। रुद्राक्षी के चेहरे पर जो उदासी थी वह अचानक से मुस्कान में बदल गई। रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष की तरफ देखकर खुशी से कहा, क्या आपको इतना अच्छे छोले भटूरे बनाने आते हैं? आई कैन डू एवरीथिंग स्वीट हार्ट, रुद्राक्ष ने कहा। रुद्राक्षी फिर अपने सामने रखी छोले भटूरे की प्लेट से जल्दी जल्दी छोले भटूरे खाने लगी। अब उनको ऐसे खाता देखकर रुद्राक्ष में रुद्राक्षी के हाथों को पकड़ कहा, धीरे खाओ। रुद्राक्षी ने मुंह बनाते हुए रुद्राक्ष की तरफ देखा और फिर धीरे धीरे खाना खाने लगी। रुद्राक्षी अभी भी रुद्राक्ष की गोद में ही बैठी थी और रुद्राक्ष रुद्राक्षी को खाते हुए देख रहा था। उसके होठों पर बड़ी सी मुस्कान थी। रुद्राक्षी के उसके गोद में बैठना रुद्राक्ष को बहुत अच्छा लग रहा था। रुद्राक्ष ने अपनी गर्दन रुद्राक्षी के कंधे पर रखा और फिर रुद्राक्षी की ईयर लोब पर बाइट करते हुए कहा, क्या तुम्हें पसंद आया? रुद्राक्षी जो छोले भटूरे खाने में मस्त थी, अचानक से दर्द होने पर उसके मुंह छोटी सी आह निकल गई। उसने रुद्राक्ष की तरफ देखकर उसे घूरते हुए कहा, आपने मुझे बाइट कैसे किया? रुद्राक्षी की बात सुनकर रुद्राक्ष ने आगे बढ़कर रुद्राक्षी के गालों पर भी बाइट करते हुए कहा, ऐसे। रुद्राक्षी गुस्से में रुद्राक्ष को घूर रही थी। वही रुद्राक्षी का गुस्सा देखकर रुद्राक्ष को हंसी आ रही थी। गुस्से से रुद्राक्षी का पूरा चेहरा लाल जो हो गया था।
रेड चिल्ली रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी के दोनों गालों को खींचते हुए कहा और हंसने लगा। आज पहली बार रुद्राक्ष के हंसने की खिलखिलाहट उस पूरे विला में गूंज रही थी। वही रुद्राक्षी भी रुद्राक्ष को हंसते देखकर हैरान थी। उसकी नजरें तो रुद्राक्ष के चेहरे पर से हट ही नहीं रही थी। हंसते हुए तो शैतान भी क्यूट लगते हैं, रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष के चेहरे को देखते हुए कहा। रुद्राक्षी की बात सुनकर रुद्राक्ष ने अपनी आंखें छोटी कर कहा, क्या तुमने मुझे शैतान कहा? रुद्राक्षी ने मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। ये देख रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी की गर्दन को पीछे से जकड़ लिया। मुझे लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही खा लिया, तो अब तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी चाहिए, रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी आंखों में देखते हुए कहा। रुद्राक्षी भी लगातार रुद्राक्ष की आंखों में ही देख रही थी। रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी को थोड़ा और अपने करीब किया, उसे अपने से बिल्कुल सटा दिया। उन दोनों के बीच में से हवा जाने तक की भी जगह नहीं थी। यह क्या कर रही हो? रुद्राक्षी ने धीरे से कहा। रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी के होठों के पास अपने होंठ ले जाते हुए कहा, इसे किस बोलते हैं? रुद्राक्ष रुद्राक्षी के होठों पर अपने होठों को रखता कि इससे पहले ही वहां युवान भागते हुए आया। युवान को देखकर रुद्राक्षी तुरंत रुद्राक्ष के गोद से खड़ी हो गई। रुद्राक्षी ने ये सब इतना जल्दी किया कि रुद्राक्ष को रुद्राक्षी को पकड़ने का टाइम ही नहीं मिला। रुद्राक्ष को युवान पर बहुत गुस्सा आ रहा था। युवान वहां पर खड़ा अपनी एक्साइटमेंट भरी आंखों से चारों तरफ देख रहा था। युवान ने खुशी से कहा, मैंने सुना है छोले भटूरे बने हैं। युवान की बात सुनकर रुद्राक्ष ने गुस्से में उसकी तरफ देखकर कहा, मुझे लगता है तुम्हें वापस रंधावा मेंशन चले जाना चाहिए। अरे भाई, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने क्या किया? युवान ने कहा। उसे सच में समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसने किया क्या। तभी युवान की नज़र रुद्राक्षी के चेहरे पर पड़ी जो बिल्कुल लाल हो रखा था। क्या हुआ भाभी, क्या ये कुछ ज्यादा ही स्पाइसी है जो आपका पूरा चेहरा ही लाल हो गया? युवान का सवाल सुनकर रुद्राक्ष ने उसकी तरफ देखा। फिर रुद्राक्षी ने गालों पर हाथ रखकर कहा, नहीं लगता है, मुझे फीवर हो रहा है, मैं अभी आई। ये कहते हुए रुद्राक्षी तुरंत वहां से भाग गई। युवान अभी भी वहां पर हैरानी में खड़ा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आया। रुद्राक्ष ने युवान को घूरकर देखा और फिर वहां से ऊपर बेडरूम की तरफ चला गया। आयशा भी वापस रंधावा मेंशन आ गई। आयशा ने सोच लिया था कि वह जल्द ही यहां से चली जाएगी कि तभी मेहर की आयशा के कमरे में आए। उन्होंने आयशा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ बेटा, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? मेहर की आवाज सुनकर आयशा, जो अभी बाथरूम से आई थी, उसने उनकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, नहीं आंटी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। वैसे आंटी, आप यहाँ कैसे आई? मुझसे कुछ काम था, आयशा ने मेहर की तरफ देखते हुए कहा। आयशा की बात सुनकर मेहर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं तुम्हारे पास बिना किसी काम के नहीं आ सकती? मेहर जी की बात सुनकर आयशा ने हंसते भी कहा, ऐसी बात आंटी, आप बिल्कुल आ सकती है। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें, लाइक और शेयर करना न भूलें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।